चैप्टर 931 टू 940। इस तरह की भयानक हावी युद्ध शक्ति ने उसे तुरंत भयभीत कर दिया। उसने अचानक महसूस किया कि यह पूर्व शत्रु वास्तव में इतना भयानक हो गया था। जिस शत्रु को वह मारना चाहता था वह भी अब और भी भयानक हो गया था। येज़िवेन के परिवर्तन को देखते हुए, जो लगभग स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था, उसने लगभग तुरंत ही एक और बात सोची। क्या येज़िवेन सफलता हासिल कर रही है? हालांकि ट्रांसेंडेंट रियल्म थर्ड लेवल और फोर्थ लेवल के बीच बदलाव ज्यादा नहीं लगता था, यह केवल सापेक्ष था। अगर वह होते तो, हालांकि थर्ड लेवल और फोर्थ लेवल के बीच कुछ बदलाव होते, लेकिन यह बहुत चौंकाने वाला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था। हालांकि इस परिवर्तन को पूरा करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि येज़िवेन था। जब येज़िवेन ट्रांसेंडेंट रियल्म थर्ड लेवल पर थे, तो वे पहले से ही ट्रांसेंडेंट रियल्म सिक्स्थ लेवल के विशेषज्ञों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। अब कहने की बात नहीं है, येज़िवेन ट्रांसेंडेंट रियल्म चौथे स्तर पर थी। उनकी युद्ध शक्ति में अतीत से पृथ्वी को हिला देने वाले परिवर्तन हुए थे। उन्होंने प्रारंभिक चरण से ट्रांसेंडेंट रियल्म इंटरमीडिएट में प्रवेश किया था। यह सबसे भयानक हिस्सा था। असंभव, यह आप कैसे हो सकते हैं? आप इतने कम समय में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? इस समय ई होंग अभी भी गूंगा था। उसे अपने सामने तथ्यों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इस समय उसे गायब छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले में येज़िवेन की फाइल याद आ गई। इसने कहा कि हर बार जब उसने येज़िवेन को देखा तो येज़िवेन की ताकत और पिछली वाली के बीच एक बुनियादी अंतर था। हर बार बड़ा गैप होता था। वे लगभग येज़िवेन के विकास पर ध्यान दे रहे थे। ऐसी विचित्र स्थिति के सामने दो ही स्पष्टीकरण थे। एक तो यह कि वह अपनी ताकत को छिपा रहा था और दूसरा यह कि वह लगातार टूट रहा था। यह ठीक था अगर येज़िवेन अपनी ताकत छुपा रही थी। हालांकि अगर येज़िवेन लगातार टूट रही थी तो यह वास्तव में भयानक था, क्योंकि इसका मतलब था कि येज़िवेन के पास एक अभूतपूर्व प्रतिभा थी। कम से कम वह सोच भी नहीं सकता था कि इतने कम समय में कोई लगातार टूट सकता है। ऐसे शत्रु को पालने में ही मार देना चाहिए। हालांकि वह येज़िवेन को मारने में असफल रहा। इसके बजाय येज़िवेन ने ऐसे भयानक दुश्मन को इतने भयानक दायरे में बढ़ने दिया। उसके लिए येज़िवेन एक बड़ा खतरा थी। येज़िवेन ने ई होंग का जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस ई होंग को ठंडेपन से देखा और कहा, आज जो भी आएगा उसे मरना होगा। उसने अपनी हथेली खोली और लौ का एक गोला जलने लगा। यह तुरंत एक उग्र कृपाण आभा में बदल गया और बाहर निकल गया। ई होंग, जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। वह एक पल में सीधे आधे में कट गया। उसकी आत्मा और भौतिक शरीर एक पल में चकनाचूर हो गए। हर कोई इस दृश्य को अचंभित होकर देखता रहा। एक ट्रांसेंडेंट रियल्म सिक्स्थ लेवल का गौरव येज़िवेन की कृपाण को रोक नहीं सका और तुरंत उसका सिर काट दिया गया। सभी के लिए यह एक चमत्कार जैसा था, विशेष रूप से बाय हनमो। वह अब तक ई होंग में देरी कर रहा था, इसलिए वह ई होंग की ताकत को सबसे अच्छी तरह जानता था। स्वाभाविक रूप से वह ई होंग के आतंक को जानता था। यहां तक अगर उसने अपनी पूरी कोशिश की तो भी वह ई होंग से नहीं निपट सका। अब येज़िवेन की कृपाण के नीचे उसका आधा सिर पूरी तरह से धड़ से अलग हो गया था। यह अकल्पनीय था। हालांकि येज़िवेन की पहली चाल चुपके से किया गया हमला था, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि आमने सामने के टकराव में भी वह येज़िवेन का विरोधी नहीं होगा। दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर बहुत अधिक था। वह कृपाण आकाश और पृथ्वी को काटने में सक्षम प्रतीत हो रही थी। इसे ब्लॉक करने का कोई तरीका नहीं था। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अंतर जैसा था। इस दौरान अपनी सफलता के बाद वह इतना मजबूत हो गया। इस समय दूसरी तरफ केवल हे यूलोंग और ये रुई ही बचे थे। वह यूलोंग मूल रूप से यूसीसी को अंतिम घातक झटका देना चाहता था, लेकिन येज़िवेन जैसे भयानक चरित्र की उपस्थिति को देखकर वह तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के उड़ गया, बचना चाहता था। येज़िवेन ने केवल उपहास किया। उसका हाथ अचानक कांप गया और एक तेज कृपाण आभा सीधे विशाल आकाश से कट गई और हे यूलोंग का पीछा किया। पफ! कृपाण आभा के मांस में प्रवेश करने की आवाज के साथ वह यूलोंग सीधे मौके पर आधे में कट गया। नीले आकाश में खून के छींटे पड़े और उसका शरीर आधे में कट गया, सीधे आसमान से गिर गया। हालांकि वह यूलोंग से नफरत करता था, जिसने उन्हें धोखा दिया था, जियोंग ज़ीचेंग ने अभी भी एक उदास अभिव्यक्ति दिखाई जब उसने देखा कि हे यूलोंग को येज़िवेन द्वारा सिर कलम कर दिया गया था। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन कुछ नहीं निकला। वह हे यूलोंग के लिए विनती करना चाहता था, लेकिन उसने यह भी पाया कि यह बिल्कुल भी उचित नहीं था। अंत में कई बार उसकी आंखें छलकीं, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोला। हालांकि यह देखकर कि येज़िवेन खेती के करीब से बाहर आ गई थी, उसने फिर भी राहत की सांस ली। उसने पहले ही येज़िवेन का आतंक देख लिया था। इस बार वह मजबूती से येज़िवेन के पक्ष में खड़ा था। बीयर टीम के सम्मान के अलावा येज़िवेन की भयानक ताकत भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण थी। जब तक वो डटे रहे, जब तक कि येज़िवेन नज़दीकी साधना से बाहर नहीं आ गए, तब तक कोई चिंता नहीं होगी। हालांकि ये रुई मजबूत था, लेकिन वह बाय यिंग जितना भयानक नहीं था। आप येज़िवेन हैं।
ये रुई की आंखें ठंडी थीं। उसने अपनी लाल जीभ बाहर निकाली और अपने होठों को चाटा। वह बेहद भद्दा लग रहा था। यह वास्तव में निरर्थक खोज में लोहे के जूते पहनने का मामला है, केवल संयोग से इसे खोजने के लिए। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप मुझे हरा सकते हैं? ये ज़िवेन ने धीरे से कहा। यह सिर्फ एक छोटा सा इंसान है। मास्टर के खिलाफ जाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? भगवान आपको मरवाना चाहते हैं। आपको मरना होगा, ये रुई ने उपहास के साथ कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कचरा मर जाता है। वैसे भी मैं तुम्हें अकेले मार सकता हूँ। मैं तुम सभी को मार डालूंगा। आप, ऐसा ही होता है कि जब से मैं टूटा हूँ मैंने वास्तव में अपनी पूरी ताकत से लड़ाई नहीं लड़ी है, ये ज़िवेन ने हल्के से कहा। उसके शरीर पर मोटा जेन्युआन हलकों में फैल गया और भयानक आभा ने तुरंत समुद्र की सतह पर अंतहीन लहरों को हिला दिया। इस समय ये रुई अंत में थोड़ा सतर्क हो गई। ये ज़िवेन मूल बुद्धि से अलग थी। उन्होंने ट्रांसेंडेंट रियल्म 3rd लेवल में प्रवेश नहीं किया, लेकिन ट्रांसेंडेंट रियल्म 4th लेवल में प्रवेश किया। लेकिन जो वास्तव में उसे हैरान कर गया वह यह था कि ये ज़िवेन केवल उत्कृष्ट दायरे के 4थे स्तर पर था, लेकिन वह एक ऐसी आभा दिखा सकता था जिसने उसे भयभीत कर दिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जियोंग जिचेंग उसे लालच से देख रहा था। हालांकि उसने जियोंग जिचेंग को अपनी आंखों में नहीं डाला। अगर जियोंग जिचेंग अचानक सबसे महत्वपूर्ण क्षण में हस्तक्षेप करता है तो यह वास्तव में अपरिवर्तनीय परिणाम पैदा कर सकता है। ये ज़िवेन ने ट्रांसेंडेंट रियलम 4थे स्तर में प्रवेश किया था और वह अभी भी इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सका था। उसके शरीर पर प्रभामंडल बिना म्यान के एक तेज तलवार की तरह धमकी दे रहा था। पारलौकिक क्षेत्र के 4थे स्तर पर चढ़ने के बाद ये ज़िवेन ने अचानक एक जबरदस्त बदलाव महसूस किया। यह एक ऐसी शक्ति थी जो उसके पास तब नहीं थी जब वह पारलौकिक क्षेत्र के 3रे स्तर पर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मूल रूप से ट्रांसेंडेंट रियल्म 3rd लेवल और ट्रांसेंडेंट रियल्म 4th लेवल के बीच एक वाटरशेड था। ट्रांसेंडेंट रियल्म इनिशियल स्टेज से ट्रांसेंडेंट रियल्म इंटरमीडिएट स्टेज तक यह परिवर्तन ट्रांसेंडेंट रियल्म के पहले 3 स्तरों में परिवर्तन से भी बड़ा था। यदि उसने इस समय उत्कृष्ट क्षेत्र के 2रे स्तर से उत्कृष्ट क्षेत्र के 3रे स्तर में प्रवेश किया तो उसके लिए ये रुई के साथ प्रतिस्पर्धा करने का कोई रास्ता नहीं था, जो पहले से ही उत्कृष्ट क्षेत्र 7वें स्तर पर था। ट्रांसेंडेंट रियल्म 6th लेवल और ट्रांसेंडेंट रियल्म 7th लेवल एक अन्य वाटरशेड थे, ट्रांसेंडेंट रियल्म इंटरमीडिएट से लेट तक। ये ज़िवेन को तो यह भी नहीं पता था कि वह अब कितना मजबूत था। बाय यिंग के रक्तसार और पर्पल घोस्ट फायर लॉर्ड्स के साथ उन्होंने न केवल ट्रांसेंडेंट रियल्म 4th लेवल में प्रवेश किया बल्कि ट्रांसेंडेंट रियल्म 4th लेवल पीक पर भी सफलतापूर्वक पहुंचे। सर्वोत्कृष्ट क्षेत्र के 4थे स्तर में प्रवेश करने के बाद इसे जमा होने में काफी समय लगेगा। हालांकि बाय यिंग के रक्तसार और पर्पल घोस्ट फायर लॉर्ड्स से परिवर्तित ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद ये ज़िवेन ने जल्दी से ट्रांसेंडेंट रियल्म 4th लेवल पीक में प्रवेश किया। यह क्षेत्र बहुत स्थिर था, मानो दिन रात इसकी खेती की जाती थी। यही कारण था कि इतने सारे समुद्री दानव कबीले विशेषज्ञ पर्पल घोस्ट फायर लॉर्ड्स के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन पर्पल घोस्ट फायर लॉर्ड्स का प्रभाव कुछ हद तक स्वर्ग विरोधी था। कोई सीक्वेल नहीं थे। यह लगातार एक स्तर पर चढ़ने के लिए दानव कबीले के रक्त के साथ समुद्री दानव कबीले की मदद कर सकता है। हालांकि एक ज़िवेन के पास दानव कबीले का वंश नहीं था, लेकिन उसके पास त्यानेवान मिर था। उसे केवल उन लोगों पर लाभ होगा जिनके पास दानव वंश के रक्त संबंध हैं। तेज लपटें तेजी से ये ज़िवेन की बाह में लिपट गईं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक भयानक कृपाण आभा सीधे काट दी। कृपाण आभा सभी दिशाओं में कुचल गई और अनगिनत हवा एक पल में ढह गई। ऐसा लग रहा था मानो पूरा आसमान काटकर खोला जा सकता है। हम्फ, ये रुई ने ठंडी सांस ली और बाहर निकल गया। उसने सीधे समुद्र में एक विशाल पानी के भाले को बहा दिया जो अंतहीन प्रतिभा के साथ खिल रहा था। यह सीधे कृपाण आभा की ओर धमाका हुआ। बूम! बीच हवा में जल भाला और कृपाण आभा में भीषण टक्कर हुई। भयानक उतार चढ़ाव ने सभी दिशाओं में व्यापक रूप से एक अकल्पनीय रूप से भयानक तूफान प्रकाश को बहा दिया। हिंसक टक्कर के बाद ये ज़िवेन की कृपाण आभा ने सीधे पानी के भाले को काट दिया, इसे तोड़ दिया और इसे पूरे आकाश में बारिश में बदल दिया। गति कम नहीं हुई और यह सीधे ये रुई की ओर फिर से फटा। ये रुई का फिगर अचानक से हिल गया और वह मुश्किल से इस घातक कृपाण आभा से बचा। कृपाण आभा उसके शरीर से गुजरी और खून सीधे बाहर निकल आया। ये रुई की अभिव्यक्ति अचानक अतुलनीय रूप से भयभीत हो गई। ये ज़िवेन की ताकत वास्तव में बहुत भयानक थी। जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा भयानक था। पिछले टकराव में उन्हें एक बड़ा नुकसान हुआ था और मौके पर ही उनका सिर लगभग 2 हिस्सों में बंट गया था। अगर उसने तेजी से प्रतिक्रिया नहीं की तो वह निश्चित रूप से ये ज़िवेन के हाथों उसी जगह मर जाएगा। इस समय ये ज़िवेन पहले ही ये रुई के सामने आ चुकी थी। उसकी गति अत्यंत तेज थी। जब ये रुई को केवल खतरा महसूस हुआ तो ये ज़िवेन पहले ही उसके सामने दौड़ पड़ी थी। उसके हाथ में उग्र लंबी कृपाण सब कुछ जलकर साफ लग रहा था। कृपाण आभा दुनिया भर में आड़ी तिरछी और फिसल गई।
यह सीधे यी रुई के शरीर को निशाना बनाते हुए नीचे गिरा। यी रुई के शरीर पर सभी आभा ढाल तुरंत येजिवेन की उग्र कृपाण आभा से टुकड़े टुकड़े हो गए। यी रुई चिल्लाया और अनगिनत दानव आभा छोटे राक्षसों में बदल गए, येजिवेन की ओर दौड़ पड़े। उसके शरीर के चारों ओर मोकी एक पल में अवशोषित हो गया और छोटे छोटे शैतानों में बदल गया, जो उसे मारने के लिए येजिवेन की ओर दौड़ पड़े। प्रत्येक शैतान का एक भयानक चेहरा था और नुकीले दांत थे। वे असाधारण रूप से भयानक थे, बिल्कुल नरक के असुरों की तरह। कमजोर इच्छाशक्ति वाले आम लोग मौत से डर जाएंगे। येजिवेन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उसके शरीर के सभी छिद्र तुरंत खुल गए और अनगिनत धधकती हुई कृपाण सीधे जलती हुई आग की तरह निकल गई। वे छोटे छोटे शैतान जो भागे चले आए थे या तो जलकर मर गए थे या सीधे दो हिस्सों में काट दिए गए थे। वे येजिवेन के शरीर तक पहुंचने में असमर्थ थे। यी रुई को सीधे उड़ा दिया गया। इस समय वह अंत में समझ गया कि उसके सामने वाला व्यक्ति केवल दायरे के आधार पर उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकता। हालांकि वह केवल ट्रांसेंडेंट रियल्म 4th लेवल पर था, उसके पास यी रुई को हराने की भयानक ताकत थी। शायद उसी पारलौकिक क्षेत्र के चौथे स्तर में कोई भी उसका विरोधी नहीं होगा। इस बार क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल द्वारा दिए गए कार्य का उल्लेख नहीं करना, वह जीवित रह सकता है या नहीं, यह एक समस्या थी। यह सोचकर येजिवेन ने अपने शरीर पर लगी चोटों को नजरअंदाज कर दिया और दूर भाग गई। तीनों अवाक रह गए। ट्रांसेंडेंट रियल्म 7th लेवल पीक फिगर का उन्होंने पीछा किया। उन्होंने ऐसे दृश्य की कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं की। क्या यह वही जीवेन थी जिसे बाय यिन को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने की जरूरत थी? उस समय उन सभी ने देखा कि येशिवेन कितनी शर्मिंदा थी। यह कहा जा सकता है कि वह इस बार बाय यिन को हराने के लिए भाग्यशाली थे, अन्यथा वह कभी भी बाय यिन का विरोधी नहीं होता। लेकिन अब वह ट्रांसेंडेंट रियल्म 7th लेवल पीक विशेषज्ञ भी थे, लेकिन उन्हें भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। तीनों जानते थे कि येशिवेन के पास सफलता है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सफलता के बाद वह इतना मजबूत हो जाएगा। यह पहले से अलग एक दुनिया थी। आम लोग हद की कल्पना नहीं कर सकते थे। उन्हें यह देखने के लिए उसकी चमड़ी उधेड़ने की भी इच्छा हुई कि क्या अंदर कोई और है। उसे भागने मत दो, इस समय जियोंग जिचेंग ने जल्दी से कहा। लेकिन अगर उसने यह नहीं कहा तो भी येशिवेन उसे जाने नहीं देगी। उसने सीधे यी रुई का पीछा किया। उसकी गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। बस एक पल में उसने यी रुई को पकड़ लिया था। उसने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे और सीधे उसे एक ही वार से मार डाला। यी रुई का सिर काटने के बाद येशिवेन की भव्य आभा धीरे धीरे परिवर्तित हो गई थी। वह एक बिना म्यान की कीमती तलवार की तरह नहीं दिखता था, बल्कि एक तलवार की तरह अधिक था जिसने अपने तेज को एक साथ मिला लिया था। पहले के अहंकारी व्यक्ति की तुलना में वह बस वही व्यक्ति नहीं था। एक ही व्यक्ति पर दिखाई देने वाली इन दो पूरी तरह से अलग स्थितियों ने उन तीनों के लिए कुछ समय के लिए इसे स्वीकार करना कठिन बना दिया। येशिवेन, जिन्होंने पूरी तरह से ट्रांसेंडेंट रियल्म 4th लेवल पीक में कदम रखा था, को औसत व्यक्ति की तरह इस शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए लंबे समय तक साधना की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए वह इस बात की चिंता करते हुए कि वह वापस लौटेगा या नहीं, एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं होगा जो अभी अभी टूटा था। हालांकि यह संभावना बहुत कम थी, लेकिन नामुमकिन नहीं था। यदि उसने इसे अच्छा नहीं किया तो वह वास्तव में पीछे हट सकता है। येशिवेन के हाव भाव में ज्यादा बदलाव नहीं आया। यी रुई को मारना उसके लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि यी रुई मजबूत था। यी रुई एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी हो सकता है यदि वह ट्रांसेंडेंट रियल्म 4th लेवल में कदम रखता है। हालांकि यी रुई येशिवेन के लिए एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी नहीं थे, जिन्होंने ट्रांसेंडेंट रियल्म 4th लेवल पीक में कदम रखा था। ट्रांसेंडेंट रियल्म 7th लेवल में विशेषज्ञों के बीच, जिसे येशिवेन ने देखा था, केवल बाय यिन ही उसे युद्ध में जाने के लिए मजबूर कर सकती थी। मूल रूप से येशिवेन को प्रसारण का सामना करने का कोई अनुभव नहीं था। यदि यह अत्याचारी शरीर और फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक के लिए नहीं होता तो वह बहुत पहले मर गया होता। वह यह अच्छी तरह जानता था और आत्म जागरूकता रखता था। केवल अब उनमें बाय यिन से लड़ने और जीतने का आत्मविश्वास था। बाय यिन, जिसके पास एक निश्चित दानव भगवान का रक्त था और उत्तेजित थी, बहुत भयानक थी। येशिवेन ने जियोंग जिचेंग, यूसीसी और बाय हनमो को देखा। यद्यपि वह निकट साधना में था, उसने सतर्क रहने और घात न लगाने के लिए हमेशा आत्मा के निशान बाहर छोड़े। इसलिए येशिवेन ने उनके प्रदर्शन पर ध्यान दिया। यह अभी उसके लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। यदि वे नहीं होते तो येशिवेन की करीबी खेती बाधित हो जाती। अब ऐसी पूर्ण अवस्था प्राप्त करना असंभव होगा। हालांकि इन लोगों ने उनके भरोसे को निराश नहीं किया। उन्होंने उसे करीबी खेती के अंत तक, विशेष रूप से बाय हनमो तक बने रहने दिया। उसके प्रदर्शन ने येशिवेन को एक अलग नज़र से देखा। यहाँ तक येशिवेन को भी उम्मीद नहीं थी कि बाय हनमो ऐसा कर पाएगी। अंत तक लड़ो। उसके स्वभाव में भी ऐसा प्रतीत होता था कि वह पृथ्वी को हिला देने वाले परिवर्तनों से गुजरा है। हालांकि उसका प्रदर्शन अभी भी लापरवाह था, इसने येशिवेन को पैनापन का एहसास कराया।
बाय हन्मो में यही कमी थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके लिए सब कुछ बहुत आसान था। इस वजह से भले ही वह बेहद प्रतिभाशाली था, उसने यह महसूस नहीं होने दिया कि वह अपनी प्रतिभा का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम है। दूसरे शब्दों में, वह अपनी प्रतिभा को बर्बाद कर रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन उसकी प्रतिभा खत्म हो जाएगी। एक व्यक्ति की प्रतिभा सीमित थी, लेकिन एक व्यक्ति की उपलब्धियां पूरी तरह से प्रतिभा से निर्धारित नहीं होती थीं। बहुत से लोग ऐसे थे, उनकी उपलब्धियां उनकी प्रतिभा से कहीं अधिक थीं। दूसरे शब्दों में, आप किसी पुस्तक को उसके आवरण से नहीं आंक सकते। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी प्रतिभा को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और अपनी टोन के मुकाबले कुछ भी हासिल नहीं किया। ऐसे कई मामले थे। उसके पास जो कमी थी वह इस तरह का तड़का था। तड़के की परतों से गुजरने के बाद ही वह वास्तव में अपनी प्रतिभा को किसी और चीज में बदल सकता था। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ऐसा लगता था कि उसे एक बिजलीघर का दिल मिल गया था जो उसका था। उसके पास एक बिजलीघर की ताकत थी, लेकिन उसके पास एक बिजलीघर की तरह का दिल नहीं था। उन्होंने कई लोगों को ऐसे देखा था। ऐसे कई लोग भी थे जो परेशानी के मामूली संकेत पर हार मान लेते थे। इस बार बाय हन्मो के प्रदर्शन ने येक शिवेन को एक अलग नज़र से देखने पर मजबूर कर दिया। बाय हन्मो की प्रतिभा के साथ, अगर वह कड़ी मेहनत करने को तैयार थे, तो उनकी भविष्य की उपलब्धियां बिल्कुल असीमित होंगी। हालांकि शुरुआत में ये जिवेन को बाय हन्मो के सहज चरित्र से सिरदर्द हुआ, लेकिन उन्हें लगा कि लंबे समय तक संपर्क में रहने के बाद यह अच्छा था। कम से कम इस बच्चे की कोई बुरी नीयत तो नहीं थी। वैसे भी यह अभी भी आपके लिए कठिन है, ये जिवेन ने कहा। इस समय उन्होंने उसे नहीं छोड़ा, जिसके कारण ये जिवेन ने उन्हें अपने दिल की गहराई से स्वीकार करना शुरू कर दिया। उसने जल्दी से आगे बढ़कर यूसीसी का इलाज किया। इन लोगों में यूसीसी की चोट सबसे गंभीर थी। इसके विपरीत बाय हन्मो की स्थिति सबसे अच्छी थी। ये जिवेन को नहीं पता था कि उसके पास किस तरह की उपचार तकनीक है। हालांकि यह कुछ समय के लिए ही था, लेकिन उसने एक बड़ा हिस्सा बरामद कर लिया था। कम से कम वह अब गंभीर रूप से घायल होने और मरने की स्थिति में नहीं था। बगल में जियोंग जीचेंग ने भी यूसीसी को चिंतित रूप से देखा। अब जबकि ही यूलोंग मर चुका था, उनकी बी टीम के पास अब केवल 2 उत्तराधिकारी थे। अब केवल यूसीसी ही बचा था। वह एक और खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। सौभाग्य से, ये जिवेन की फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक वास्तव में बहुत ही जादुई थी। यूसीसी को अपना सुर्ख रंग वापस आने में देर नहीं लगी। उसने थोड़ी देर बाद अपनी जीवन शक्ति वापस पा ली। धन्यवाद, यूसीसी ने सांस छोड़ी और सुर्ख चेहरे के साथ कहा। इस समय वह अंत में समझ गई कि ये जिवेन बाय यिन के साथ प्रतिस्पर्धा क्यों कर सकती है और अंत में बाय यिन का सिर भी काट सकती है। उसने इस उपचार गति को न तो कभी देखा था और न ही सुना था। ऐसी उपचार गति के साथ एक अत्याचारी काया के साथ मिलकर यह असली तुरुप का इक्का था जो बाय यिन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। यह भी एकमात्र कारण था। आपका स्वागत है, मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए, ये जिवेन ने कहा। यह उसके लिए कुछ भी नहीं था। जल्द ही ये जिवेन ने जियोंग जीचेंग और बाय हन्मो की चोटों को ठीक करने में मदद की। चूंकि इस पहलू में उसकी क्षमता पूरी तरह से उजागर हो चुकी थी, येक शिवेन को कोई संदेह नहीं था। वैसे भी वे केवल यह जानते थे कि उसके पास उपचार के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली मार्शल तकनीक थी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह किस प्रकार की मार्शल तकनीक थी। जियोंग जीचेंग और यूसीसी और भी खुश थे। वे कई वर्षों से कैस दानव सागर में थे। बेशक वे जानते थे कि कैस डेमंसी जैसी जगह में एक अच्छी उपचार तकनीक कितनी महत्वपूर्ण थी। यह ठीक था क्योंकि कैस डेमंसी बहुत अराजक था कि उनके पास आराम करने का समय भी नहीं था और उन्हें अगली लड़ाई में जाना पड़ा। इसलिए क्या वे जितनी जल्दी हो सके अपनी लड़ाकू प्रभावशीलता को पुनः प्राप्त कर सकते थे, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया था। अब जब येक शिवेन यहाँ थी, तो उन्हें इस समस्या के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि येक शिवेन कुछ ही सांसों में पूरी तरह से अपने चरम पर पहुंच गए। यह देखकर वे चकित रह गए। लेकिन अगर यह उनके साथियों की क्षमता होती, तो उनके पास अनंत आनंद ही रह जाता। सभी के कुछ देर आराम करने के बाद उन्होंने एक छोटा सा रिट्रीट शुरू किया और इस लड़ाई के अनुभव और फसल को पचाने लगे। हालांकि यह लड़ाई बहुत खतरनाक थी और वे लगभग मर गए थे, उनके पास बहुत फसल भी थी। जीवन और मृत्यु के बीच भटकने का अनुभव कुछ ऐसा नहीं था जो साधारण साधना ला सके। केवल ऐसी निरंतर लड़ाइयां ही सफल हो सकती हैं। इस बार ये जिवेन ने पास खेती नहीं की। उन्होंने ट्रांसेंडेंट रियल्म 4th लेवल पीक तक साधना की थी। यदि वह निकट साधना में खेती करना जारी रखता है, तो प्रभाव बहुत अच्छा नहीं होगा। यदि वह तोड़ना चाहता था, तब भी उसे वास्तविक युद्ध पर निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए उसने निकट साधना में बने रहने का चुनाव नहीं किया। इसके बजाय उसने याओकियान के करीबी खेती से बाहर आने की प्रतीक्षा करते हुए इस समुद्री क्षेत्र में प्रशिक्षण लेना शुरू किया। वह अच्छी तरह से जानता था कि जब याओकियान फिर से करीबी साधना से बाहर आती है, तो उसे पारलौकिक क्षेत्र 7वें स्तर तक पहुंचना चाहिए।
वह जितनी अधिक देर रुकेगी उसकी नींव उतनी ही अधिक ठोस होगी और भविष्य में वह उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी। इसलिए वह जल्दी में नहीं था और धीरे धीरे इंतजार कर रहा था। अभियान का दायरा भी धीरे धीरे बढ़ता गया। समुद्री दानव कुलों और राक्षसी समुद्री जानवरों का सामना अधिक से अधिक शक्तिशाली हो रहा था। जैसे जैसे वे गहरे गए, खतरा तेजी से बढ़ता गया। वह अच्छी तरह जानता था कि जब याओकियान फिर से करीबी साधना से बाहर आएगी तो वह निश्चित रूप से पारलौकिक क्षेत्र 7वें स्तर तक पहुंच जाएगी। जितना अधिक समय बीतता उसकी नींव उतनी ही अधिक ठोस होती और भविष्य में वह उतनी ही अधिक शक्तिशाली होती। इसलिए वह जल्दी में नहीं था और धीरे धीरे इंतजार कर रहा था। अभियान का दायरा भी धीरे धीरे बढ़ता गया। समुद्री दानव कबीले और राक्षसी समुद्री जानवर भी अधिक से अधिक शक्तिशाली हो रहे थे। जैसे जैसे वह गहराई में गया, खतरा तेजी से बढ़ता गया। पूरे अराजकता दानव सागर में बाहर की ओर विकीर्ण करने वाला एक गोलाकार घेरा था। सामान्यतया जितना गहरा गया उतना ही बड़ा खतरा था, जो जितना आगे गया खतरा उतना ही कम हो गया। कैस दानव सागर की गहराई में भी पारलौकिक क्षेत्र से परे एक भयानक अस्तित्व था। यह कानून के प्रकटीकरण क्षेत्र का भयानक अस्तित्व था। यह इन भयानक कानून घोषणा पत्र दायरे समुद्री दानव कुलों के स्वामी के अस्तित्व के कारण था कि कैस दानव सागर अंतहीन समुद्री क्षेत्र में एक बहुत ही परेशानी वाली समस्या बन गया। ये राक्षसी समुद्री कबीले और समुद्री जानवर एक जिद्दी अस्तित्व बन गए थे, जो कैस दानव सागर के अंतहीन समुद्री क्षेत्र में दिखाई दे रहे थे। अंतहीन समुद्र क्षेत्र के ऊपर अनगिनत आध्यात्मिक आभा और राक्षस आभा आकाश में टकरा गए, प्रतिच्छेद करते हुए, हिंसक हवाओं और विशाल लहरों को दूर करते हुए। लगभग हर पल समुद्र क्षेत्र में शांति नहीं थी। समुद्र की हवा हर समय गरजती रहती थी और समुद्र की लहरें राक्षसी थीं। यहाँ आम लोगों के जहाज भी टिक नहीं पाते थे। इसलिए कैस डेमन सी में कोई नश्वर जीवन नहीं था। पारलौकिक क्षेत्र के नीचे के जीव भी मौजूद नहीं थे, क्योंकि पारलौकिक क्षेत्र के नीचे के जीव ऐसी जगह जीवित नहीं रह सकते थे। अनगिनत दानव आभा और आध्यात्मिक आभा आपस में टकरा गए। वे पल पल टकराते रहे। इसलिए समुद्री दानव कुलों और राक्षसी समुद्री जानवरों को छोड़कर, जो अर्ध राक्षस रक्त रेखा के साथ पैदा हुए थे, सामान्य मनुष्य या समुद्री कबीले बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकते थे जब तक कि उनके पास पारलौकिक क्षेत्र से ऊपर की ताकत न हो। केवल दानव आभा और आध्यात्मिक आभा की पारस्परिक अस्वीकृति ट्रांसेंडेंट दायरे के नीचे के विशेषज्ञों को विस्फोट करने और मरने के लिए पर्याप्त थी। महान ऋषि क्षेत्र के योद्धाओं के लिए यहाँ जीवित रहना असंभव था। लेकिन ये शिवेन के लिए इसका उस पर कोई असर नहीं पड़ा। उसके लिए वह सामान्य अर्ध दानव की तुलना में पानी में मछली की तरह था। त्यानयुवान मिर के अस्तित्व के साथ हिंसक दानव औरस उसका पोषण बन जाएगा। उसके लिए कोई खतरा पैदा करना असंभव था। जैसे जैसे पास के राक्षसी समुद्री जानवर उसके द्वारा मारे गए, उसकी गतिविधियों की सीमा व्यापक और व्यापक होती गई। हालांकि वह हमेशा उस जगह के पास दैवीय भावना की एक बूंद छोड़ गया जहां हर कोई बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहा था। अगर कुछ हुआ तो वह समय पर वापस जा सकता था। हालांकि जैसा कि उसने पास के सभी राक्षसी समुद्री जानवरों को मार डाला, यह संभावना नहीं थी कि कोई भी राक्षसी समुद्री जानवर यहां आना जारी रखेगा। इसलिए भले ही ये जीवन लंबे समय के लिए चले गए हों, कोई भी राक्षसी समुद्री जानवर उसके पास आने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे राक्षसी समुद्री जानवर थे और वे सहज रूप से समझ सकते थे कि खतरा कहाँ है। असीम समुद्र के ऊपर एक आकृति उड़ गई। उनकी सुरक्षात्मक ज्ञान क्यूई एक तेज तलवार क्यूई की तरह थी, जो लहरों को काटती थी। आकाश को भरने वाली लहरें उसके लिए बिल्कुल भी परेशानी का कारण नहीं बनी। ये खुद ये जीवेन थे। सहसा उसे आकाश में दूर से उड़ती हुई अत्याचारी आकृतियों का आभास हुआ। उसने लगभग संकोच नहीं किया और अपनी सारी आभा को समेटते हुए सीधे समुद्र में गिर गया। उनकी संयमित श्वास तकनीक में अनगिनत बार सुधार किया गया था। इसलिए जब तक वह उनके साथ आमने सामने न हो तब तक उनकी आभा का पता लगाना बहुत मुश्किल था। शक्तिशाली योद्धाओं के लिए अपनी आंखों पर विश्वास करने की तुलना में अपनी आध्यात्मिक जागरूकता और धारणा पर विश्वास करना बेहतर था। यह सबकी सहमति थी। यहाँ तक ये जीवेन भी आमतौर पर आसपास के खतरे का पता लगाने के लिए दिव्य ज्ञान पर भरोसा करते थे। सारी आभा को समेटने के बाद ये जीवेन की दिव्य भावना तुरंत बह गई। उसने हवा में देखा और 5 गायब छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों को आसमान से उड़ते देखा। हो सकता है कि ये जीवेन ने अन्य समुद्री कुलों को गलत समझा हो। आखिर वे अलग अलग गोत्र के थे। समुद्री कुलों में बहुत अधिक कुल थे। हालांकि वह लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले की गलती नहीं करेगा, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच की नफरत समुद्र जितनी गहरी थी। चूंकि वह प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में आया था, इसलिए वह लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले के साथ बाधाओं में लग रहा था। दोनों पक्षों के पास वापस लड़ने के लिए कोई जगह नहीं थी। ये जीवेन की भौहें तनी थीं। लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीला इस समय यहाँ क्यों दिखाई दिया? क्या क्राउन प्रिंस मगरमच्छ यहाँ भी है?
यह सोचकर येज़िवेन खुद को नर्वस किए बिना नहीं रह सकी। वह यह भी जानता था कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल कैस डेमन में भी था। वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों की यादों से उन्होंने सिर कलम कर दिया। उन्हें पता था कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल अब कैस दानव सी में भी प्रशिक्षण ले रहे थे। पूरे फले फूले बादल सागर क्षेत्र में विशेषज्ञों की युवा पीढ़ी के बीच वे मूल रूप से पागलपन से प्रशिक्षित होने लगे। कुछ निकट साधना में थे जबकि अन्य अन्वेषण के लिए बाहर गए थे। नई शीर्ष 100 सूची प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। शायद बहुत से लोगों को इस सूची से कोई लगाव नहीं था। वास्तव में उनके लिए यह एक बोझ था जो उन्हें पूरे मन से साधना करने से रोकता था। लेकिन अधिक लोगों के लिए शीर्ष 100 की सूची में शामिल होना परम गौरव की बात थी। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल जैसे चरित्र के लिए स्वाभाविक रूप से वह शीर्ष 100 सूची में अपना नाम छोड़कर संतुष्ट नहीं होंगे। केवल एक ही मकसद था, जो था टॉप 100 लिस्ट कॉम्पिटिशन जीतना। दूसरे शब्दों में वह फले फूले बादल सागर क्षेत्र में युवा पीढ़ी के बीच नंबर 1 बन जाएगा। हालांकि यह कथन थोड़ा अहंकारी लग रहा था। वह युवराज था। वे वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के युवराज थे। उसके पास हैसियत, ताकत थी और वह अभी भी जवान था। यह सबसे महत्वाकांक्षी उम्र थी। हालांकि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के लिए, हालांकि वह अत्याचारी था और युवा पीढ़ी के बीच शायद ही कोई प्रतिद्वंद्वी था, ऐसा नहीं था कि वह जेया था। इस वजह से उसे शीर्ष 100 प्रतियोगिता से पहले जितना हो सके अपनी ताकत में सुधार करना चाहिए। विशेष रूप से कैस डेमन सी में यह उनकी ताकत को सुधारने का एक शानदार तरीका था। याओ कियान और येज़िवेन जैसे कुछ अन्य युवा विशेषज्ञ भी खुद को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वे ऐसे विशिष्ट उदाहरण थे। स्वाभाविक रूप से क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल कोई अपवाद नहीं था। कोई भी इस समय हार नहीं मानना और कोई भी इस समय सुस्त नहीं होगा। हालांकि उन्होंने केवल यह सुना कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल कैस दानव सी में दिखाई दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल कैस दानव सी में कहाँ दिखाई दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि अराजक दानव सागर बहुत बड़ा था। यह इतना बड़ा था कि इसकी तुलना अतीत के दक्षिणी क्षेत्र से की जा सकती थी। ऐसी जगह में जब तक किसी को स्थान का पता न हो, उसके पहले से पता चलने की संभावना बेहद कम थी। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को ढूंढ पाना उनके लिए स्वाभाविक रूप से असंभव था। यह भी कहा जा सकता है कि वह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से दूर रहने को बेताब था। एक बार जब दोनों पक्ष मिल गए तो यह एक अत्यंत दुखद युद्ध होगा। येज़िवेन की मौजूदा ताकत के साथ वह स्पष्ट रूप से क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल का विरोधी नहीं था। येज़िवेन ने मूल रूप से सोचा था कि वह बाहर जाने तक क्राउन प्रिंस मगरमच्छ का सामना नहीं कर सकता है। उन्हें यहाँ वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों से मुठभेड़ की उम्मीद नहीं थी। दूसरे शब्दों में, युवराज मगरमच्छ पास में हो सकता है। यह सोचकर वह कैसे नर्वस नहीं हो सकता था। वह बहुत घबराया हुआ था, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद भी वह चुपचाप समुद्र के तल पर चला गया। उनकी आध्यात्मिक इंद्रियां लगातार उन पर ताला लगाती हैं। हालांकि क्योंकि ये शिवन काफी सावधान थे, इसलिए उन्होंने उन्हें खोजा नहीं था। येज़िवेन भी बहुत उत्सुक थी। ये गायब छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ यहाँ कैसे आए? क्या कोई साजिश है या उन्होंने कोई बड़ी खोज की है? अगर ऐसा होता तो येज़िवेन इस साजिश और रहस्य को नष्ट करने की पूरी कोशिश करती। शत्रु के प्रति दया करना स्वयं के प्रति सबसे बड़ी क्रूरता थी। येज़िवेन में विश्वास करने वाला यह पंथ था। इन विलुप्त छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले के लोगों से निपटने का केवल एक ही तरीका था, वह था उन सभी को मारना। उनका मानना कि अगर ये लुप्त छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले के लोग होते तो वे उन्हें कभी जाने नहीं देते। क्या अब तक लुप्त होते छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले के लोग अभी भी हर जगह येज़िवेन का शिकार नहीं कर रहे थे? इसलिए उनके साथ विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। येज़िवेन पूरे रास्ते सैकड़ों किलोमीटर तक उनका पीछा कर रही थी। अंत में एक गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ मदद नहीं कर सका, लेकिन पहले बोले, इस बार मुझे नहीं पता कि ताज के राजकुमार ने हमें यहाँ क्यों बुलाया। उसने हमें क्यों बुलाया? जब येज़िवेन ने यह सुना तो उसका दिल अचानक कस गया। निश्चित रूप से यह क्राउन प्रिंस से संबंधित था। दूसरे शब्दों में, क्राउन प्रिंस के आसपास होने की बहुत संभावना थी। यह सोचकर उसकी सांस रोकने की तकनीक और भी तेज हो गई और उसने अपनी सारी सांसें रोक लीं। यदि इस समय क्राउन प्रिंस अचानक प्रकट होता है तो उसके द्वारा खोजे जाने की संभावना है और उस समय यह वास्तव में उसके लिए एक मृतंत होगा। मुझे नहीं पता। क्राउन प्रिंस अब अधिक से अधिक रहस्यमय होता जा रहा है। हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि क्राउन प्रिंस का उद्देश्य क्या है? एक गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ ने अधीरता से कहा। यह सच है। क्राउन प्रिंस भविष्य में हमारे वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के अगले कबीले नेता बनने के लिए नियत है। कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। कबीले के कुछ छोटे लोग वास्तव में क्राउन प्रिंस को चुनौती देना चाहते हैं। वे अपनी मौत मांग रहे हैं। यह ठीक है क्योंकि वे नहीं जानते कि क्राउन प्रिंस कितना शक्तिशाली है कि वे इतने अभिमानी होने की हिम्मत करते हैं।
हाल के वर्षों में क्राउन प्रिंस ने अपना अधिकांश समय बाहर लड़ने में बिताया है, इसलिए वह इन चुनौती देने वालों पर ध्यान नहीं देते हैं। अन्यथा वह उन सभी को मार डालता। लेकिन मैंने सुना है कि इस बार युवराज को एक बड़ा खजाना मिल गया है। क्या खजाना? एक गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले के सदस्य से पूछा, उत्सुक प्रतीत होता है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे फले फूले बादल सागर क्षेत्र में कैस दानव सागर राक्षस आभा द्वारा बनाया गया था, जो एक महान राक्षस को यहाँ सील किए जाने के बाद फैल गया था। कहा जाता है कि इस बार युवराज को इस दानव द्वारा छोड़ा गया खजाना मिल गया है। ये जीवेन ने जब यह सुना तो ठंडी हवा की सांस ली। कैस दानव सागर का निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि एक महान दानव को अंदर सील कर दिया गया था। यह खबर भी चौंकाने वाली थी। कोई भी यह पता नहीं लगा सका कि यह अराजक दानव सागर कितना बड़ा था। यह कई वर्षों से इस फले फूले बादल सागर क्षेत्र में खड़ा था, लेकिन अब किसी ने उसे बताया कि यह एक दानव के मुहर लगने के बाद बना है। यह राक्षस कितना भयानक था! जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक दानव डोमेन के विशेषज्ञ थे। यह उस समझ से बहुत दूर था जब वह ट्रू मार्शल डोमेन में था। जब वह ट्रू मार्शल डोमेन में था तो सबसे मजबूत विशेषज्ञ केवल ट्रांसेंडेंट रियलम विशेषज्ञ था। हालांकि भले ही 10 या 100 पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञ हों, वे इतने बड़े पैमाने पर कैस दानव सागर बनाने में सक्षम नहीं होंगे। यह ट्रांसेंडेंट रियलम विशेषज्ञ की ताकत को पहले ही पार कर चुका था। यहाँ तक कानून घोषणा क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इस तरह के स्तर को हासिल करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। ये जीवेन को नहीं पता था कि इसमें किस तरह के भयानक विशेषज्ञ दबे हुए हैं। अब यह खबर केवल हमें ही नहीं मिली है, कई विशेषज्ञों को भी खबर मिली है। इसलिए युवराज ने जल्दबाजी में हमें इकट्ठा किया। हमें इस मामले में पहल करनी चाहिए। यदि क्राउन प्रिंस खजाने को जब्त कर सकता है तो पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर को छोड़ दें, यहाँ तक कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र भी कोई समस्या नहीं होगी। द वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ ने जारी रखा, उस समय दुनिया में क्राउन प्रिंस जैसे नायक के साथ हमें फलते फूलते बादल समुद्र क्षेत्र का अधिपति बनने में देर नहीं लगेगी। यह सही है अधिपति, सपने देखते रहो, ये जीवेन ने उपहास किया। उसे इस बारे में पता न होता तो अच्छा होता, लेकिन अब जब उन्हें इसके बारे में पता चला तो वह इस मामले को कैसे जारी रहने दे सकते थे। ये जीवेन ने क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के खजाने की खोज को बर्बाद करने का फैसला किया था। पारलौकिक क्षेत्र 8वें स्तर के क्राउन प्रिंस मगरमच्छ से निपटना पहले से ही बहुत मुश्किल था। यदि वह पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर में प्रवेश करता है तो उसके और अन्य लोगों के बीच की खाई चौड़ी हो जाएगी। अब युवा पीढ़ी के शीर्ष विशेषज्ञ बिना किसी अपवाद के लगभग सभी उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर के थे। ऐसा नहीं था कि वे पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर में प्रवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें एक ठोस नींव रखनी थी। जब उन्होंने उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर में प्रवेश किया तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जिसने भी महसूस किया कि उन्होंने एक ठोस नींव रखी है और पिछली सभी खामियों को दूर करने की कोशिश कर सकता है, तो जीवेन ने तुरंत एक निर्णय लिया। वह उन्हें ट्रैक करेगा और याओ कियान और अन्य लोगों के लिए अपनी दिव्य भावना के साथ एक संदेश छोड़ेगा। वे बाहर आने पर वह संदेश देखेंगे जो उसने पीछे छोड़ा था। पहले के विपरीत बाय हनमो, जियोंग जिचेंग और अन्य ने गहरी वापसी में प्रवेश नहीं किया। वे कभी भी बाहर आ सकते थे। अगर कोई दिक्कत आती है तो उससे निपट सकते हैं। एक संदेश छोड़ने के बाद ये जीवेन बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत निशान का पीछा करने लगी। तो जीवेन पूरे दिन के लिए इन गायब छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले योद्धाओं का पीछा करते हुए समुद्र के तल पर था। इस कैस दानव सागर में कई क्रूर राक्षसी समुद्री जानवर और समुद्री दानव कबीले थे। इसलिए इन वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले योद्धाओं ने भी पूर्व निर्धारित दिशा में आगे बढ़ने के लिए कड़वी लड़ाइयों की एक श्रृंखला का अनुभव किया। जैसे जैसे वे केंद्रीय क्षेत्र के करीब आते गए, अधिक से अधिक राक्षसी समुद्री जानवर और समुद्री दानव कुलों के विशेषज्ञों का सामना करना पड़ा। कई भयंकर युद्ध भी छिड़ गए। अंत में इन वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के योद्धाओं ने सफलतापूर्वक इन राक्षसी समुद्री जानवरों का सिर काट दिया। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि एक शिवेन ने भी इसमें योगदान दिया था। जब वे और अधिक समय तक नहीं रुक सके तो ये जीवेन ने चुपके से उन राक्षसी समुद्री जानवरों को डराने के लिए कार्रवाई की। उन्होंने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये जीवेन, जिसे वे टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे, ने अंत में उन्हें बचा लिया। इसके अलावा उसने उन्हें चुपके से बचाया। ये शिवेन उन्हें मरने नहीं दे सकती थी। अगर वे मर गए तो सारा सुराग टूट जाएगा। अगर ये शिवेन को उन्हें खोजने के लिए खुद पर निर्भर रहना पड़ता तो निस्संदेह बहुत समय बर्बाद होता। शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए पूरा दिन बर्बाद करने के बावजूद वे अभी भी मिलन स्थल को नहीं देख पाए। हालांकि जैसे जैसे वे मिलन स्थल के करीब और करीब आते गए, उन्हें रास्ते में मिलन स्थल की ओर जाने वाले अधिक से अधिक विशेषज्ञों का सामना करना पड़ा। वे सभी वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ थे। ऐसा लग रहा था कि ये वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ कैस डेमन सी के सभी यहाँ इकट्ठा हो रहे थे।
वास्तव में फले फूले बादल सागर क्षेत्र के 3 अधिपतियों में से एक के रूप में वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीले के पास भव्य अवसर का वर्णन करने के लिए कई विशेषज्ञ थे। अराजकता दानव सागर में कई ताकतों की सीमाएं धुंधली होने लगी थीं। जब तक वे नश्वर शत्रु नहीं थे तब तक बहुत से लोग ऐसे लोगों के साथ सहयोग भी करते थे जिनके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था। हालांकि वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीला निश्चित रूप से विशेषज्ञों की सबसे बड़ी संख्या वाले कुलों में से एक था। वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ, जो मूल रूप से विभिन्न स्थानों पर बिखरे हुए थे, अब सभी एक साथ एकत्रित हो गए थे। यह निश्चित रूप से एक दुर्जय बल था। लोग वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले की ताकत से चकित हुए बिना नहीं रह सके। यहाँ से यह देखा जा सकता है कि गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले के तथाकथित विशेषज्ञ निश्चित रूप से उनकी प्रतिष्ठा के योग्य थे। कई अज्ञात विशेषज्ञ भी थे। अब वे युवराज के बुलावे के कारण एकत्रित हुए। हालांकि येज़िवेन ने देखा कि लुप्त हो रहे छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ लगभग ट्रांसेंडेंट रियलम 5वें स्तर पर थे। पारलौकिक क्षेत्र 7वें स्तर के बहुत कम विशेषज्ञ थे। अकेले उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर और यहाँ तक उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर के विशेषज्ञ भी थे। यह देखा जा सकता था कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की अपील उतनी मजबूत नहीं थी। द वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लैन के ट्रांसेंडेंट रियलम 8वें स्तर के विशेषज्ञों ने उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। हालांकि जो लोग पारलौकिक क्षेत्र 7वें स्तर या उससे ऊपर तक साधना कर सकते थे, जो कि पारलौकिक क्षेत्र में देर या उससे ऊपर तक साधना करना था, वे सभी प्रतिभावान या युवा विशेषज्ञ थे जिन्होंने कभी दुनिया को हिला दिया था। उनके हृदय असामान्य रूप से अनियंत्रित थे। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल जैसा युवा विशेषज्ञ भी, जो कई वर्षों से प्रसिद्ध था, इन परेशान करने वाले पात्रों को नियंत्रित नहीं कर सका। जब तक इस समय एक लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म पुराने एंटीक ने कार्रवाई नहीं की, तब तक इन हत्यारे स्तर के पात्रों को नियंत्रित करना मुश्किल था। यहाँ तक उनके पीछे एक समर्थक भी था जिसने उन्हें युवराज की उपेक्षा करने की अनुमति दी। इस बार क्राउन प्रिंस ने कुछ लोगों को बुलाया, लेकिन वे आए ही नहीं। वे वास्तव में साहसी हैं। क्या उन्हें लगता है कि क्राउन प्रिंस का आपा नहीं है? ऐसा लगता है कि जब युवराज ने कुछ अवज्ञाकारी लोगों को मार डाला तो वे उसके प्रताप को भूल गए हैं। उद्धरण चिन्ह। कुछ लोग जाहिर तौर पर क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के वफादार समर्थक थे। जब उन्होंने यह मंजर देखा तो उनके दिल पसीज गए। उनके दिलों में क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल भगवान की तरह था। इन लोगों ने हिम्मत करके युवराज मगरमच्छ को खड़ा कर दिया। उनके लिए यह बस अक्षम्य था। उन लोगों में से कौन सा भगवान का गौरव नहीं है या उनके पीछे एक शक्तिशाली समर्थन है? यहाँ तक पुराने पूर्वज भी उनके साथ अलग व्यवहार करते हैं। यह दृश्य देखकर किसी ने व्यंग्य से कहा, जल्दी या बाद में उन्हें इसका पछतावा होगा। देर सबेर क्राउन प्रिंस दुनिया पर राज करेंगे। उस समय वे मर जाएंगे। वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लान विशेषज्ञ ने उपहास के साथ कहा। यह स्पष्ट था कि क्राउन प्रिंस का गुट और गैर क्राउन प्रिंस का गुट एक दूसरे के विरोधी थे। ये लोग मूल रूप से युवराज के गुट के विशेषज्ञ थे। येज़िवेन ने पानी के भीतर बड़े चाव से देखा। जो भी हो, यह कुत्ते कुत्ते की लड़ाई जैसा था। चाहे वह किसी भी पक्ष का हो, वह उसके लिए शत्रु था। येज़िवेन, जो पानी के नीचे था, उसके शरीर में ची घूम रही थी। एक विशेष ची की लामबंदी के तहत उसका आंकड़ा धीरे धीरे बदल गया। वह स्पष्ट रूप से लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ बन गया। उसकी आंखें मगरमच्छ जैसी थीं। दूर से देखने पर येज़िवेन अपेक्षाकृत पतली आकृति के साथ बस एक गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले का विशेषज्ञ था। उनकी आभा भी वैसी ही हो गई थी जैसी वे लुप्त छाया विशैला मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ थे। उसकी ऑरा छुपाने की तकनीक और भी गहरी थी और वह कमोबेश अपने शरीर पर ऑरा का पता लगा सकता था। लगभग कोई फर्क नहीं पड़ा। इस समय वह निश्चित रूप से लोगों का विश्वास जीत सकता था यदि वह कहता कि वह लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले का विशेषज्ञ है। उन्होंने लुप्त हो रहे छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के बड़े बल को सीधे छोड़ दिया और एक लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ होने का नाटक करते हुए दूसरे समुद्री क्षेत्र से बाहर निकल गए, जो अभी अभी दूर से आया था। तो ज़िवेन सीधे गायब होने वाले छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के सैकड़ों विशेषज्ञों में शामिल हो गए। हालांकि कुछ लोग थोड़े हैरान थे कि येज़िवेन की ताकत केवल ट्रांसेंडेंट रियल्म 4th लेवल के साथ इतनी कम थी। उन्होंने ज्यादा संदेह नहीं किया। आखिरकार इस कैस दानव सागर में कई लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के लोग थे। उनमें से प्रत्येक को देख पाना उनके लिए असंभव था। यहाँ तक कुछ लोग कैस डेमन सी में सैकड़ों वर्षों से, यहाँ तक हजारों वर्षों से निकट साधना में लगे हुए थे। यह आश्चर्यजनक नहीं था। ये सिर्फ इतना था कि येज़िवेन की ताकत वास्तव में थोड़ी कम थी। इस तरह के अवसर का लाभ उठाते हुए येज़िवेन सफलतापूर्वक इस लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ की श्रेणी में शामिल हो गए। सब लोग जल्दी करो, युवराज सामने हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमें युवराज से मिलने के लिए जल्दी करनी होगी। इस बार खजाना हमारे वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले का है। इसे कोई नहीं छीन सकता।
इस समय कोई चिल्लाया। अचानक पूरी टीम उत्साहित थी। इन लोगों को इकट्ठा करने का एकमात्र मकसद युवराज के लिए काम करना था। कुछ निष्ठावान प्रशंसक थे और कुछ तटस्थ थे। गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले, सामने कोई उड़ान नहीं। अचानक दूर से एक बहुत ही घमंडी आवाज आई। ये जिवेन ने मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले में ताज राजकुमार एकमात्र प्रमुख बल नहीं है। ई यंग ने स्पष्ट रूप से क्राउन प्रिंस को अपनी आंखों में नहीं डाला। वे सभी युवा पीढ़ी के शीर्ष व्यक्ति थे। अब ताकत में अंतर हो सकता है, लेकिन यह उम्र का अंतर था। अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। अब अपेक्षाकृत बड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन कुछ 100 वर्षों या 1000 वर्षों के बाद वे फिर से उसी प्रारंभिक रेखा पर होंगे। उस समय यह अनिश्चित था कि कौन मजबूत था। एक किसान की खेती जीवन भर की चीज थी। थोड़े समय में जीतना या हारना कोई बड़ी बात नहीं थी। कोई भी इसे सिर्फ इसलिए दिल पर नहीं लेता क्योंकि वे थोड़ी देर के लिए पीछे पड़ गए। उन गर्वित प्रतिभाओं का उल्लेख नहीं है, वे निश्चित रूप से इस वजह से आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। भले ही क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले में एक दबंग रवैया दिखाया था, फिर भी बहुत से लोग थे जो असंतुष्ट थे, विशेष रूप से कई वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ जो खुद के बारे में बहुत सोचते थे। लड़ाई हर जगह मौजूद थी। यह सिर्फ आकार की बात थी। ये क्षिवेन भीड़ में अदृश्य दिख रही थी। वह बेहद साधारण लग रहे थे। गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले, सामने कोई उड़ान नहीं। अचानक दूर से एक बहुत ही घमंडी आवाज आई। कई गायब छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों ने ऊपर देखा, लेकिन लोगों के एक समूह ने समुद्र के दूसरी तरफ से उड़ान भरी। इन लोगों की शक्ल देखकर इन वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों ने अचानक अपने भाव बदल लिए। वे गहरे रंग के जीवों का एक समूह थे जो छोटे काले शल्कों से सघन रूप से ढके हुए थे। जहरीला ज्वलन ड्रैगन कबीले, एक गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ ने लोगों के इस समूह पर ठंडेपन से देखा और कहा, जहरीला ज्वलन ड्रैगन कबीले। ये जिवेन को तुरंत याद आया कि फले फूले बादल सागर क्षेत्र में 3 प्रमुख समुद्री कबीले बल और 3 प्रमुख मानव कबीले बल थे। कुल मिलाकर 6 प्रमुख बल थे। वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीला केवल 3 प्रमुख समुद्री कुलों में से एक था। 2 अन्य समुद्री कबीले थे जिनकी तुलना वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले से की जा सकती थी। कई समुद्री कुलों में जहरीला फ्लेमिंग ड्रैगन कबीला बहुत खास था। हालांकि वे समुद्र में रहते थे, उनमें एक विशेष प्रकार की ड्रैगन लॉ को नियंत्रित करने की जन्मजात क्षमता थी। इस तरह की ड्रैगन की लॉ पानी में प्रज्वलित हो सकती है और इसका जितना कम इस्तेमाल किया जाएगा, यह उतना ही जोरदार होगा। हालांकि उन्हें ड्रैगन कबीले कहना इसे कहने का एक तरीका था। हर कोई जानता था कि वे ड्रैगन कबीले के रक्त रेखा के निशान के साथ सबसे कम ड्रैगन थे। ट्रू मार्शल डोमेन की तुलना में प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में ड्रैगन रेस बहुत अधिक आम थी। ट्रू मार्शल डोमेन में ड्रैगन रेस एक पौराणिक दौड़ थी। हालांकि प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में ड्रैगन रेस इतनी रहस्यमयी नहीं थी। हर कोई जानता था कि एक निश्चित स्थान पर एक पौराणिक ड्रैगन द्वीप था जहां बड़ी संख्या में ड्रैगन रेस निवास करती थी। वास्तव में ड्रैगन की कामुक प्रकृति के कारण कई जातियों में ड्रैगन की उपप्रजातियां थीं। यहां तक मानव जाति के बीच भी कई ड्रैगन मानव थे। इसके अलावा सी रेस के बीच सी रेस के 1 या 2 से अधिक सदस्य थे जिनके पास ड्रैगन रेस की वंशावली थी। ये ब्लडलाइन पहले से ही पूरी तरह से गड़बड़ थे। ड्रैगन रेस वालों के लिए इतने सारे थे कि वे उन पर नजर भी नहीं रख सकते थे। उन्हें अन्य जातियों या ड्रैगन रेस के रूप में माना जा सकता है। यह आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन यह पहली बार था जब ये जिवेन ने समुद्री दौड़ में ड्रैगन की एक उपप्रजाति देखी थी। उन्होंने जहरीले फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले की कथा के बारे में सुना था और फिर इसे अपने ड्रैगन रक्तरेखा से जोड़ा। अचानक उसने महसूस किया कि यह वास्तव में एक चमत्कार था। इस समुद्री क्षेत्र में वे अग्निगुण मार्शल आर्ट का उपयोग करके समुद्री जाति के अधिपतियों में से एक बन गए थे। यह एक चमत्कार था। फूले हुए बादल सागर क्षेत्र के 3 अधिपतियों में से एक के रूप में वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले और जहरीले ज्वलन ड्रैगन कबीले के बीच संबंध स्वाभाविक रूप से अच्छे नहीं थे। इसे बहुत बुरा भी कहा जा सकता है। यदि प्रमुख मानव शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा विकास के लिए प्रतिस्पर्धा अधिक थी, तो इन समुद्री कुलों के बीच प्रतिस्पर्धा विशुद्ध रूप से जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी। फलता फूलता बादल सागर क्षेत्र विशाल था, लेकिन यह इतने सारे अधिपति बलों के प्रवेश का सामना नहीं कर सका। यदि यह समुद्र पर सक्रिय मानव बलों के लिए नहीं होता और समुद्र के समूह ज्यादातर समुद्र के नीचे होते, तो मानव और समुद्री कुलों के बीच लड़ाई जीवन और मृत्यु की होती। वास्तव में फले फूले बादल सागर क्षेत्र के अलावा कई अन्य समुद्री क्षेत्र थे जहां मानव और समुद्री कुलों के बीच लड़ाई असामान्य रूप से खूनी और क्रूर थी। आपको क्या लगता है जहरीला फ्लेमिंग ड्रैगन कबीला क्या करना चाहता है? इस समय वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के बीच एक ट्रांसेंडेंट रियलम 7th लेवल का विशेषज्ञ सीधे खड़ा हुआ और उसे कड़ी फटकार लगाए।
हालांकि वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले और जहरीले फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले के बीच संबंध बहुत खराब थे। वे आमतौर पर बड़े पैमाने पर टकराव से बचने के लिए अधिक ध्यान देते थे। अगर कुछ लोग एक दूसरे से अकेले मिलें तो यह अनिवार्य रूप से दुनिया को उल्टा कर देगा। हालांकि दोनों पक्षों में सैकड़ों लोग थे और वे सभी कबीले के कुलीन विशेषज्ञ थे। यदि बड़े पैमाने पर लड़ाई होती तो यह दोनों पक्षों के ऊपरी सोपानों को सचेत कर देता। क्षमा करें, यह पहले से ही नो फ्लाई जोन है। आपको एक चक्कर लगाना चाहिए। यहाँ के आसपास 10,000 मील पहले से ही हमारे जहरीले ज्वलन ड्रैगन कबीले का क्षेत्र है। इस समय जहरीले फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले के बीच एक साधारण दिखने वाला युवक बाहर निकला। वह थोड़ा आलसी था और उसने अपनी आंखों में इन लुप्त छाया जहरीली मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों को अपने सामने नहीं रखा। क्या मजाक है? मुझे क्यों नहीं पता कि कैस डेमंसी पर दूसरों का कब्जा हो गया है। द वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीले के उत्कृष्ट क्षेत्र 7वें स्तर के विशेषज्ञ ने उपहास किया और तिरस्कारपूर्वक कहा, अगर मैं कहता हूं वहां है तो वहां है। जहरीले ज्वलन ड्रैगन कबीले के युवक ने सिर्फ आलस्य कहा, लेकिन उसके स्वर में दबंगई का स्वर निर्विवाद था। यदि आप कहते हैं कि वहां है तो वहां है। आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? द वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीले के उत्कृष्ट क्षेत्र 7वें स्तर के विशेषज्ञ ने जहरीले ज्वलन ड्रैगन कबीले के युवक की निंदा की और देखा। जहरीले ज्वलन ड्रैगन कबीले के युवक की आंखें जानलेवा इरादे से हल्की सी झिलमिला उठीं। वह तुरंत गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ पर झपटा। स्विश! ये जिवेन का फिगर टिमटिमाया और तुरंत लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ के सामने आ गया। ये जिवेन की 5 उंगलियां बंद हो गईं और उसके हाथ कृपाण ने तुरंत मध्य हवा में रक्त का स्पर्श उठाया। ट्रांसेंडेंट रियल्म 7th लेवल वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ का सिर काट दिया गया था। उसका हाथ अभी भी वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ के खून से सना हुआ था। उसकी पतली काली उंगलियां उसके होठों के बीच से सरक कर हल्की सी चाटने लगीं। उसके चेहरे पर विकृत आनंद का संकेत आ गया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच लहरों को उड़ाने वाली समुद्री हवा की आवाज ही थी। हर कोई दंग रह गया, विशेष रूप से लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ। वे हक्का बक्का होकर अपने सामने के दृश्य को देखते रहे। वह एक उत्कृष्ट क्षेत्र 7वें स्तर का विशेषज्ञ था। लुप्त होती छाया विशैला मगरमच्छ कबीले में भी ऐसे विशेषज्ञों की संख्या अधिक नहीं थी। मूल रूप से वे एक क्षेत्र के प्रभारी व्यक्ति भी थे। वे उत्कृष्ट क्षेत्र 6ठे स्तर के विशेषज्ञ से पूरी तरह से अलग थे। वे सही मायने में वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के ऊपरी सोपानक के रैंक में प्रवेश कर चुके थे। हालांकि उन्हें केवल वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के ऊपरी सोपानक में सबसे कम माना जा सकता था, फिर भी वे ऊपरी सोपानक थे। हालांकि वे एक ही चाल में मारे गए और उनके पास वापस लड़ने की शक्ति नहीं थी। मेरे सामने यह साधारण युवक कौन है? जहरीले यंग मास्टर। वह जहरीले यंग मास्टर हैं। इस समय शांत लुप्त होती छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों में से किसी ने उनके सामने निश्चल युवक को पहचान लिया। अचानक ठंडी हवा में सांस लेने की आवाज आई। द पॉइजनस यंग मास्टर जहरीले फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले के जहरीले फ्लेमिंग यंग मास्टर्स में से एक है। जहरीला यंग मास्टर। कई लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ विलाप करने लगे। कोई और होता तो अच्छा रहता। हालांकि यह वह शुभ तारा था जिसने उन्हें निराश किया। क्या यह जहरीला यंग मास्टर प्रसिद्ध है? तो जिविन ने अपने बगल में एक लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ को पकड़ा और पूछा, तुम उसे जानते भी नहीं हो? गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ ने कहा, हैरान क्योंकि मैं पूरे साल कैस डेमंसी में करीब से खेती करता रहा हूं। मैं युवा पीढ़ी के उभरते विशेषज्ञों से बहुत परिचित नहीं हूं। ये जिवेन को समझाया। आदमी को ज्यादा शक नहीं हुआ। आखिरकार सैकड़ों वर्षों या यहां तक हजारों वर्षों तक कई करीबी खेती होती रही। यहां तक लंबे जीवनकाल वाले योद्धा भी पहले से ही एक पीढ़ी या यहां तक कई पीढ़ी पुराने थे। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह नहीं जानता था। उसका सामना एक बूढ़े व्यक्ति से भी हो सकता है जो हजारों वर्षों से साधना के निकट था। योद्धाओं के लिए ये स्थितियां सामान्य थीं। यह जहरीला युवा मास्टर 2 जहरीले फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले के जहरीले फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले में से एक है। हालांकि हम फूले हुए बादल सागर क्षेत्र के अधिपतियों में से एक के रूप में जाने जाते हैं, जहरीला फ्लेमिंग ड्रैगन कबीला अभी भी 3 अधिपतियों का नेता है। इस पीढ़ी में उनमें से 2 अद्वितीय प्रतिभाएं हैं जिन्हें जहरीले युवा मास्टर और ज्वलंत युवा मास्टर के रूप में जाना जाता है। उनमें से प्रत्येक एक अद्वितीय प्रतिभा है। वे हमारे कबीले के युवराज से कमतर नहीं हैं। यह बोलते हुए लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ ने आह भरी। 3 अधिपतियों में इसमें कोई संदेह नहीं था कि जहरीला ज्वलन ड्रैगन कबीला सबसे मजबूत था। इसे युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों से देखा जा सकता है। द वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लैन में केवल क्राउन प्रिंस थे, जबकि जहरीले फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले में 2 जहरीले फ्लेमिंग यंग मास्टर्स थे। उनमें से कोई भी युवराज का मुकाबला कर सकता था।
यह जहरीला यंग मास्टर विष तकनीकों का उपयोग करने में सबसे अच्छा है। उन्होंने जहर की नई तकनीक का परीक्षण करने के लिए समुद्र क्षेत्र में 10,000 मील के दायरे में सभी प्राणियों को एक बार में जहर दे दिया। यह भयानक है। फ्लेमिंग यंग मास्टर आज दिखाई नहीं दिए। वह एक भयानक चरित्र भी है। ऐसा कहा जाता है कि उसकी लौ 3 दिन और 3 रातों तक समुद्र को हजारों मील तक जला सकती है। अगर फ्लेम यंग मास्टर यहाँ होता तो अच्छा होता, लेकिन जहरीला यंग मास्टर एक शातिर और निर्दयी आदमी है। कोई भी जो उसे भड़काएगा उसका अंत अच्छा नहीं होगा। अगर वह हमें यहाँ रोकने पर जोर देता है तो हम निश्चित रूप से वहां से नहीं निकल पाएंगे, विशेषज्ञ ने निराशा से कहा। आसपास के गायब छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ भी विलाप करने लगे, लेकिन किसी ने फिर से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। वे सभी अभी जहरीले यंग मास्टर की निर्ममता से भयभीत थे। थोड़ा जहरीला बग, तुम मेरी लुप्त होती छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों को मारने की हिम्मत करते हो। दूर से एक ठंडी चीख आई। आकाश से एक विशाल आभा उतरी। एक आकृति सबके सामने आई। थोड़ा जहरीला कीड़ा, तुम मेरी लुप्त होती छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ को मारने की हिम्मत करते हो। दूर से एक ठंडी चीख सुनाई दी। आकाश से एक विशाल आभा उतरी और एक आकृति सबके सामने प्रकट हुई। क्राउन प्रिंस यहाँ है, किसी ने आश्चर्य से कहा। वह व्यक्ति को पहचानने वाले पहले व्यक्ति थे। सभी ने ऊपर देखा। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि युवराज थे। वे विस्मित थे। मौजूद ये लोग युवराज के आदेश पर आए थे। वे मूल रूप से क्राउन प्रिंस के प्रति वफादार थे, या कम से कम क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के प्रति झुकाव रखते थे। इस समय क्राउन प्रिंस मगरमच्छ की उपस्थिति को देखकर वे कैसे प्रसन्न नहीं हो सकते थे। क्राउन प्रिंस मगरमच्छ ने ठंडेपन से सूंघा। उसने जहरीली यंग मास्टर की ओर एक अमित दृष्टि से देखा। इन लोगों को भविष्य में सत्ता के लिए लड़ने के लिए उनकी टीम के रूप में माना जा सकता है, विशेष रूप से उत्कृष्ट क्षेत्र 7वें स्तर के विशेषज्ञ। जहरीला युवा मास्टर इस समय उनमें से एक को मार डाला। वह कैसे क्रोधित नहीं हो सकता था। मैं सिर्फ अपने कुत्ते को सबक सिखाने में आपकी मदद कर रहा हूं। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की आक्रामक शक्ति का सामना करते हुए जहरीले युवा मास्टर ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उसने सिर्फ उपहास किया और कहा। उसने अपनी आंखों में मारे गए वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ को नहीं रखा। एक व्यक्ति जो 10,000 मील के दायरे में सभी प्राणियों को जहर दे सकता है, उसके लिए यह कहना हास्यास्पद होगा कि वह दयालु था। इन लोगों में सिर्फ क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ही उसकी नज़रों में था। वह उससे बराबरी पर बात कर सकता था। अन्य केवल कुछ चींटियां थीं। कुछ चीजें अंधाधुंध खाई जा सकती हैं, लेकिन कुछ चीजें अंधाधुंध नहीं कही जा सकती। जहरीले युवा मास्टर ने बेहोश होकर कहा। उसके बाद वह फिर नहीं बोला। उसे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वास्तव में अगर यह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के लिए नहीं होता तो वह एक शब्द भी नहीं कहता, क्योंकि ये लोग उससे इस तरह का व्यवहार करने के योग्य नहीं थे। भले ही मेरे लोगों को समस्या हो, उन्हें सबक सिखाने की आपकी बारी नहीं है, क्राउन प्रिंस मगरमच्छ ने ठंडेपन से कहा। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। क्राउन प्रिंस मगरमच्छ कौन था? उसे कब से धमकाया जाएगा? वह हमेशा दूसरों को धमकाता था, लेकिन उसके सामने जहरीला युवा मास्टर अलग था। वह अद्वितीय तलवार से भी अधिक कष्टदायक था। हालांकि अद्वितीय तलवार मुश्किल थी, वह अकेला था। वह जैसा चाहे लड़ सकता था। हालांकि जहरीला युवा मास्टर अलग था। उसके पीछे गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले की तुलना में अधिक भयानक राक्षस था। इन सभी ने उसे जहरीले युवा मास्टर पर वसीयत में हमला करने में असमर्थ बना दिया। जो कुछ भी जहरीले युवा मास्टर ने जम्हाई ली, जैसे कि उन्हें क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की धमकी की परवाह नहीं थी। टस्क TSK, क्या तुम मरने के लिए इन सभी लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञों को इकट्ठा करने जा रहे हो? यह आपके किसी काम का नहीं है। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल उससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ठंडेपन से कहा। फिर उसने अन्य लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों से कहा, चलो चलते हैं। जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले के विशेषज्ञों ने लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों को जाने से नहीं रोका। चूंकि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल आ गया था, इसलिए उसे रोकने का कोई उपाय नहीं था। युवा पीढ़ी के शीर्ष विशेषज्ञों में जहरीले युवा मास्टर और क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल सबसे अच्छे थे। दोनों पक्षों ने वास्तविक जीवन और मृत्यु की लड़ाई की कोशिश नहीं की थी। बस एक दूसरे की दैनिक आधार पर जांच करके वे समान रूप से मेल खाते थे। ये जिवेन ने भी इन जहरीले ज्वलंत ड्रैगन के माध्यम से इन लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों का पूरे रास्ते अनुसरण किया। जहरीले जलते हुए ड्रैगन बस उन्हें ठंडेपन से देखते रहे और फिर से हमला नहीं किया। लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले के सदस्य बहुत दूर उड़ गए। टीम में माहौल अभी भी गंभीर था। जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले के विशेषज्ञों के कारण हर कोई कम आत्माओं में था। क्राउन प्रिंस, इस बार हम किस तरह की जगह जा रहे हैं? इस समय एक विशेषज्ञ ने आखिरकार पूछने का साहस जुटाया। हर कोई देख सकता था कि युवराज मगरमच्छ का मूड खराब था। वह केवल थोड़ा शांत हुआ।
इन विशेषज्ञों का सामना जो भविष्य में उनकी टीम बन सकते हैं। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने इसे छुपाया नहीं। उसने मुड़कर भीड़ की ओर देखा। जब उसने येज़िवेन को देखा तो वह थोड़ा चौंक गया। उन्होंने ट्रांसेंडेंट रियल्म 4th लेवल योद्धा के आने की उम्मीद नहीं की थी। इस कैस दानव सी में ट्रांसेंडेंट रियल्म 4th लेवल केवल अपनी रक्षा कर सकता है। हालांकि वह केवल थोड़ा चौंक गया था और उसकी निगाहें दूसरी ओर चली गईं। इस बार किसी ने अराजक दानव समुद्र की गहराई में एक राक्षस के सीलबंद मैदान की खोज की है। हमारी जांच के अनुसार दानव का यह सीलबंद मैदान अराजक दानव सागर के निर्माण का मूल कारण है। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने गहरी आवाज में कहा, यह एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। प्राचीन युद्ध क्षेत्र पीछे छूट गया जब दानव को वापस सील कर दिया गया और फिर धीरे धीरे सील का गठन किया। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने जो कहा उसे सुनकर हर कोई थोड़ा हैरान रह गया। यह एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र निकला, तब उसमें बहुत सी अच्छी बातें होंगी। वास्तव में इस तरह के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में अक्सर सभी प्रकार के जादुई हथियार, प्राकृतिक खजाने और दिव्य मार्शल आर्ट गुप्त मैनुअल होते थे। कहने की जरूरत नहीं है कि इन प्राचीन लोगों के दिव्य मार्शल आर्ट गुप्त मैनुअल वर्तमान की तुलना में बहुत अधिक अत्याचारी थे। उनमें से किसी एक को प्राप्त करने से कोई व्यक्ति भविष्य में आकाश की ओर उड़ान भर सकता है। वे मृत विशेषज्ञ भी सभी प्रकार के जादुई हथियारों को पीछे छोड़ सकते हैं। यदि कोई उनमें से किसी को भी प्राप्त कर सकता है और उसे परिष्कृत कर सकता है तो उसकी ताकत तुरंत एक पायदान बढ़ जाएगी। यह डिवाइन मार्शल आर्ट सीक्रेट मैनुअल से तेज था। उन प्राकृतिक खजानों का उल्लेख नहीं करना। प्राचीन युद्ध के मैदान में मरने वाले अधिकांश लोग शीर्ष विशेषज्ञ थे। उनके मरने के बाद उनके मांस और रक्त को अकल्पनीय प्राकृतिक खजाने में डाला जा सकता है। यहाँ तक कि उनका अपना मांस और लहू भी पहले से ही दुर्लभ प्राकृतिक खजाना था जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दुर्लभ दिव्य सामग्री से संबंधित था। यह सोचकर सभी की सांसें जाहिर तौर पर ज्यादा भारी थीं। कुछ लोग जिन्हें पहले खबर मिली थी वे सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाए। निश्चित रूप से जैसे समाचार उन्हें सुबह सुबह प्राप्त हुआ, यह वास्तव में एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र था। प्राचीन युद्ध क्षेत्र, ये शिवेन ने अपने दिल में सोचा। यह जान लेना चाहिए कि इस संसार में प्रायः प्रतिक्षण भयंकर युद्ध हो रहे थे। वास्तव में यदि कोई भयानक युद्ध होता तो हर पल बड़ी संख्या में लोग मरते, और हो सकता है कि ये लोग अपनी मृत्यु के बहुत लंबे समय बाद प्राचीन युद्ध क्षेत्र बना लें। यह ट्रू मार्शल डोमेन में समान था, लेकिन ट्रू मार्शल डोमेन में प्राचीन युद्ध क्षेत्र स्पष्ट रूप से प्राचीन बैरेंस मुख्य भूमि पर प्राचीन युद्ध क्षेत्रों की तुलना में नहीं थे। हालांकि ये प्राचीन युद्ध क्षेत्र एक अवसर या मृत्यु जाल हो सकते हैं। कुछ लोगों ने उनसे बेशुमार दौलत हासिल की, लेकिन उससे भी ज्यादा लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीला फले फूले बादल सागर क्षेत्र के 3 अधिपतियों में से एक होने के योग्य था। यह इतने सारे शीर्ष विशेषज्ञों को आसानी से इकट्ठा कर सकता था। अगर यह ट्रू मार्शल स्कूल होता तो यह अकल्पनीय होता। अब सभी प्रमुख बलों को भी खबर मिल गई है और वे भाग रहे हैं। हालांकि मुहर के खुलने का समय निकट है। कबीले से और लोगों को इकट्ठा करने में बहुत देर हो चुकी है। आपके अलावा व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने वाले कबीले में कानून घोषणा क्षेत्र के बुजुर्ग हो सकते हैं। क्राउन प्रिंस मगरमच्छ ने बेहोश होकर कहा, इस घटना के समाप्त होने के बाद आपके लिए लाभ होगा। जब तक आप जीवित रह सकते हैं तब तक लाभ होगा। उन बेवकूफ़ों के लिए जो आने से इनकार करते हैं, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के ऐसा कहने पर सभी ने तुरंत लुप्त छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों के बारे में बात की जो मना नहीं कर सके। हालांकि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की बातें सुनकर सभी अचानक मुस्कुरा दिए। उनके लिए यह मुहरबंद साइट निश्चित रूप से अनगिनत अवसरों का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि खतरे हो सकते हैं, कोई भी यह नहीं सोचेगा कि वे पीड़ित होंगे। उन सभी को लगा कि उन्हें बड़ा लाभ मिल सकता है। इस तरह के लाभों को साझा करने के लिए एक कम व्यक्ति का होना सबसे अच्छा था। कहने की बात नहीं, इतने सारे लोग थे। येज़िवेन ने उपहास किया। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की बातों से इन लोगों का हौसला बढ़ा। उन्हें आसानी से विश्वास हो गया था कि वे इससे बड़े पैमाने पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इससे अलग दिख सकते हैं। येज़िवेन आसमान की ओर उठेंगे। इसकी वजह से हर साल कितने लोगों की मौत हुई। पर्याप्त शक्ति के बिना यह केवल एक मरा हुआ अंत था। यह ताकत न केवल दायरे के संदर्भ में थी, बल्कि जीवित रहने की क्षमता भी थी। वे जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले के लोग वास्तव में हर किसी को बाहर रखना चाहते हैं। यह वास्तव में बेवकूफ़ है। हम ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। हम इसे अपनी ताकत से जब्त कर लेंगे। क्राउन प्रिंस ने गहरी आवाज में कहा, हाँ, यह सही है। हम उन जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले जैसा बेस्वाद कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ प्रतिध्वनित हुए। इस बार कई कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र के विशेषज्ञ चिंतित हो सकते हैं। सीलबंद साइट के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश करने से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन परिधि में अभी भी कई लाभ हैं।
जब तक हर कोई अच्छा काम करता है, मैं पुरस्कार के साथ कंजूस नहीं रहूंगा। क्राउन प्रिंस मगरमच्छ की मगरमच्छ जैसी आंखों ने सभी को देखा। मैं युवराज की सेवा करने को तैयार हूं। मैं मरते दम तक क्राउन प्रिंस की सेवा करने को तैयार हूं। इन वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों ने अपनी वफादारी व्यक्त की। ज्यादा अलग न दिखने के लिए येक्षवेन ने भी कुछ शब्द कहने का नाटक किया। गहरे नीचे उन्होंने इसके माध्यम से सोचा। ऐसा लग रहा था कि यह सीलबंद जगह कैस डेमंसी की तरह दो हिस्सों में बनती हुई है। इस समय ये जिवेन को आखिरकार समझ में आ गया कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल इतने सारे लोगों को क्यों लाया। यदि यह कैस डेमंसी इस सीलबंद साइट में दानव द्वारा बनाई गई थी, तो यह सीलबंद साइट कैस डेमंसी का मुख्य क्षेत्र होना चाहिए। उनमें से पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर का उल्लेख नहीं है। यहाँ तक कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र राक्षसी जानवर भी मौजूद होंगे। यदि वे इन भयानक राक्षसी जानवरों का सामना करते हैं, तो क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल भी उनका सामना करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। जरूरत पड़ने पर ये लोग तोप का चारा बन सकते थे। हालांकि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने यह नहीं कहा था, लेकिन जहरीले युवा मास्टर के शब्दों के बारे में अभी सोचने के बाद शायद ऐसा ही था। यदि उन्हें किसी महत्वपूर्ण क्षण में किसी खतरे का सामना करना पड़ा, तो क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल निश्चित रूप से उन्हें तुरंत छोड़ देंगे। यह सोचकर ये जिवेन ने तुरंत अपनी सतर्कता बढ़ा दी। बेशक उसके कोई अच्छे इरादे नहीं थे। यदि वह कर सकता, तो वह इन लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले को सबक सिखाने में संकोच नहीं करता। यह सोचकर ये जिवेन का खून खौलने लगा। पहले अद्वितीय तलवार क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल और अब जहरीला यंग मास्टर, फ्लेमिंग यंग मास्टर और अन्य थे। ये फले फूले बादल सागर क्षेत्र के शीर्ष युवा विशेषज्ञ थे। भले ही शीर्ष 100 सूची में शामिल नहीं होने वाले विशेषज्ञों को शामिल किया गया हो, फिर भी ये लोग शीर्ष पर, पिरामिड के शीर्ष पर होंगे। ट्रू मार्शल डोमेन में ये जिवेन पहले से ही अजेय थी। इस समय उसने इन लोगों के अस्तित्व के कारण अपना खून खौलता हुआ महसूस किया। हालांकि यह सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी। सबसे खास बात यह थी कि इस बार लॉ फेज के क्षेत्र के विशेषज्ञ भी भेजे गए थे। आमतौर पर बोलते हुए कानून चरण क्षेत्र विशेषज्ञ पहले से ही प्रमुख बलों के बुजुर्गों या सर्वोच्च बुजुर्गों के समान स्तर पर थे। उनमें से प्रत्येक अपनी अपनी शक्तियों में एक जीवित जीवाश्म की तरह एक प्राचीन था। यदि आवश्यक न हो तो वे मूल रूप से खेती करेंगे और स्वर्ग के खिलाफ लड़ेंगे। इस बार वे भी लामबंद होने वाले थे। यह संभावना थी कि सीलबंद क्षेत्र में खतरे उसकी कल्पना से कहीं अधिक खतरनाक थे। आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर कैस दानव सागर बनाने के लिए यह निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जो लॉ मैनिफेस्टेशन कर सकता था। दूसरे शब्दों में, इसमें अज्ञात स्तर का एक भयानक राक्षस सील कर दिया गया था। अनगिनत वर्षों के बाद भी दानव की ताकत अनगिनत बार कमजोर हुई होगी। ये जिवेन के लिए, जो केवल ट्रांसेंडेंट रियल्म 4th लेवल पर था, यह अभी भी एक अत्यंत खतरनाक अस्तित्व था। अगर त्यानयुवान मिर नहीं होता, तो ये जिवेन सीधे निकल जाती। कुछ स्थान आकस्मिक मुठभेड़ों के स्थान हो सकते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश मृत्यु के स्थान थे। यदि इस स्थान को मिटाया जा सकता है, तो फले फूले बादल समुद्र क्षेत्र की प्रमुख ताकतें पहले से ही कैस दानव सागर को मिटाने के लिए सेना में शामिल हो गई होंगी। चूंकि उन्होंने इसे मिटाया नहीं और इसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, इसका मतलब यह था कि कानून घोषणा विशेषज्ञ भी शायद कुछ करने में सक्षम न हों। इस जगह के खतरे को कम करके नहीं आंका जा सकता था। सौभाग्य से त्यानयुवान मिर के साथ, भले ही उसका सामना कानून के घोषणापत्र दानव से हुआ हो, वह बच सकता था। इसके अलावा अगर वह क्राउन प्रिंस मगरमच्छ को नहीं मार सका, तो वह बिल्कुल भी चैन से नहीं रहेगा। युवराज के बोलने के बाद सभी लोग फिर से आगे की ओर उड़ने लगे। अभी की तुलना में सभी का मिजाज अब बहुत ऊंचा था। प्राचीन युद्ध के मैदान में मौजूद विभिन्न मार्शल उपकरणों, प्राकृतिक खजाने और मार्शल आर्ट मैनुअल के बारे में सोचते हुए सभी ने अचानक बहुत अधिक उत्साही महसूस किया। ये सिवेन, अगर आपको कोई खतरा महसूस होता है, तो संकोच न करें और तुरंत वहां से निकल जाएं। इस समय ये जिवेन के दिमाग में ये मो की आवाज गूंजी। ये प्राचीन बैरेंस महाद्वीप पर दानव डोमेन के आक्रमण के अवशेष हो सकते हैं। हालांकि वे केवल अवशेष हैं, वे अवश्य ही बहुत भयानक अस्तित्व होंगे। यदि वे शक्तिशाली न होते तो बहुत पहले ही मर गए होते। यदि वे न भी मरते, तो भी वे मुहर में वृद्धावस्था में मर जाते। अब तक जीवित रहने में सक्षम होने के लिए उन्हें साधारण महादानव नहीं होना चाहिए। ये मुंह की तुलना में क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल जैसे लोगों को दानव जाति की केवल सती समझ थी, कुछ भी नहीं था। ये जिवेन ने सिर हिलाया। इन शैतान विशेषज्ञों का सामना करते समय ये मोह उसका सबसे बड़ा बीमा था। यदि उसके पास ये मोह और त्यानयुवान दर्पण नहीं होता तो उसे बचने के अवसर की तलाश करनी पड़ती। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को मारने के कई मौके मिले। भविष्य में जब उसकी ताकत में सुधार होगा तो देर सवेर अवसर मिलेंगे। हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं थी। लगभग 1 घंटे तक सभी ने उड़ान भरी। अचानक विशेषज्ञों का एक और दल आ गया।
वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ और समुद्री दानव कबीले के विशेषज्ञ सहित 1 दर्जन से अधिक लोग थे। ये सभी क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के मातहत थे। वे सभी शक्तिशाली थे। उनमें से सबसे कमजोर ट्रांसेंडेंट रियलम 7th लेवल था। हर कोई अपनी खेती के आर पार बिल्कुल नहीं देख सकता था। जाहिर है उन्होंने उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर में प्रवेश किया था, अन्यथा उपस्थित कोई भी उनकी साधना के आर पार नहीं देख सकता था। सभी की तुलना में ये क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के सच्चे विश्वासपात्र थे। यदि वे भविष्य में सत्ता संभालने के बाद क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की संभावित टीम थे, तो ये लोग भविष्य में उनके सच्चे विश्वासपात्र होंगे। ऐसे विश्वासपात्रों का एक जगह होना जरूरी था। ये सच्चे विश्वासपात्र थे। उनकी ताकत जाहिर तौर पर बाकी सभी से ज्यादा थी। इन लोगों में येज़िवेन उनमें से 2 के बारे में सबसे अधिक चिंतित थी। उनमें से एक क्रूर चेहरे वाला एक समुद्री दानव कबीला विशेषज्ञ था, जो पिछले यीरुई के समान था। दूसरा एक युवा वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीले का विशेषज्ञ था, जिसका घमंडी रूप था। केवल जब उसने क्राउन प्रिंस मगरमच्छ को देखा तो उसने समर्पण का संकेत दिया, लेकिन यह थोड़ा ही था। उन दोनों ने 8वें स्तर की साधना के उत्कृष्ट क्षेत्र में प्रवेश किया था। भले ही वे क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल जितने अच्छे न हों, लेकिन वे मौजूदा भीड़ से काफी मजबूत थे। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल का उल्लेख नहीं करना यदि शीर्ष 100 सूची में रखा गया तो यह शीर्ष 10 के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त था। यह चौंकाने वाला था, लेकिन अब वे क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के विश्वासपात्र बन गए थे। इस क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की शक्ति येज़िवेन की कल्पना से कहीं अधिक अत्याचारी थी। उन्होंने हर जगह प्रतिभाओं की भर्ती की, लेकिन यह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की भयानक ताकत को भी दर्शाता है। यहाँ तक ट्रांसेंडेंट रियल्म 8वें स्तर के विशेषज्ञ भी उसके मातहत बनने को तैयार थे। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की छिपी ताकत कितनी भयानक थी, यह कल्पना की जा सकती है। वह शायद पारलौकिक क्षेत्र 8वें स्तर में अजेय था। येज़िवेन समझ गए थे कि यदि वे सभी खतरे में हैं, तो क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल निश्चित रूप से अपने विश्वासपात्रों की रक्षा के लिए उन्हें छोड़ देंगे। अगर यह बेहद खतरनाक होता, तो इन विश्वासपात्रों को छोड़ दिया जा सकता था। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल जैसे ठंडे खून वाले चरित्र के लिए ऐसा कोई नहीं था जिसे वह अपने अलावा नहीं छोड़ सकता था। चल दर, क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे से कहा। उसके पीछे उसके विश्वस्त सहयोगी सबसे पहले पीछे चल रहे थे, उसके बाद अन्य स्थानों से एकत्रित हुए विशेषज्ञ थे। उनके बीच का रिश्ता एक नज़र में स्पष्ट था। हालांकि येज़िवेन ने इसकी परवाह नहीं की। उन्होंने टीम के अंत में भी लटका दिया। वह बस बेधड़क पीछा करता रहा। बेशक उसे यह दिखाना था कि वह बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। आखिरकार वह एक साधारण ट्रांसेंडेंट रियल्म 4th लेवल योद्धा की तरह दिखता था। इन पारलौकिक क्षेत्र 5वें स्तर, 6ठे स्तर और यहाँ तक 7वें स्तर के विशेषज्ञों में उनकी ताकत सबसे नीचे थी। येज़िवेन को नहीं पता था कि क्या येज़िवेन का प्रदर्शन अच्छा था, या किसी ने भी इस कम ताकत वाले कबीले पर ध्यान नहीं दिया। रास्ते में किसी ने भी येज़िवेन के साथ कुछ गलत नहीं देखा। सील किए गए मैदान में पहुंचने से पहले सभी ने 15 मिनट तक उड़ान भरी। सील किए गए मैदानों में पहुंचने के बाद ही सभी को पता चला कि बाहर के अराजक दानव समुद्र को सीलबंद मैदानों के अंदर की तुलना में शांत और शांत माना जा सकता है। अराजकता दानव सागर में 10 मीटर से अधिक ऊंची लहरों को देखना पहले से ही बेहद भयानक था। हालांकि इस सीलबंद भूमि में अनगिनत राक्षसी आभाओं की सीटी और थप्पड़ के कारण लहरें कम से कम 100 मीटर ऊंची या कुछ 100 मीटर ऊंची थीं, जो हर पल समुद्र की सतह पर थप्पड़ मारती थीं। सभी ने आभा बाधा को आगे बढ़ाया, इन दानव आभाओं को बाहर से अलग कर दिया। उन दैत्यों को छोड़कर सामान्य लोगों के लिए इन दैत्य आभाओं को अवशोषित करना असंभव था। उनके लिए ये दानव आभा केवल हानिकारक थे। कैस दानव सागर में आध्यात्मिक ऊर्जा और दानव आभा प्रत्येक का आधा हिस्सा था। वे आध्यात्मिक ऊर्जा को भी अवशोषित कर सकते थे और दानव आभा को बाहर निकाल सकते थे। हालांकि वे अब आध्यात्मिक ऊर्जा का लेशमात्र भी अनुभव नहीं कर सकते थे। इसलिए चाहे वह मार्शल आर्ट चालें हों या उड़ना, उन्हें अपनी ची का उपभोग करने की आवश्यकता थी। यद्यपि उनमें से प्रत्येक असामान्य रूप से जोरदार क्यूई के साथ एक पारलौकिक क्षेत्र विशेषज्ञ था, उन्हें इस समय सावधान रहना था, क्योंकि अगर वे वास्तव में लड़े तो अंतहीन खपत होगी। वे खपत की गई ची को फिर से भरने के लिए केवल अमृत लेते रह सकते थे। केवल येज़िवेन बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई थी। ये दानव आभा भी त्यान्युवान मिरर के माध्यम से आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित हो सकते हैं और उसके द्वारा अवशोषित हो सकते हैं। ऐसे वातावरण में समुद्र दानव कुल से अलग वह पानी में मछली की तरह था। यहाँ तक समुद्री दानव वंश भी उसके जैसा पानी में मछली की तरह नहीं हो सकता था, क्योंकि समुद्र राक्षस कबीले आधा राक्षस था। हालांकि यह केवल एक आधा दानव था। इतनी घनी राक्षसी आभा में उनके पास अपनी शक्ति को पूरी तरह से उजागर करने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार उन्हें अभी भी आध्यात्मिक ऊर्जा विकसित करने की आवश्यकता थी। इसलिए यहाँ एक लंबी लड़ाई येज़िवेन के लिए सबसे बड़ा फायदा बन गई। यदि यहाँ दूसरों के साथ झगड़ा होता तो वह लगातार ची की पूर्ति कर सकता था।
यही उनका असली ट्रम्प कार्ड था। जब दूसरों को यह पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ची के बिना वे ये ज़िवेन की दया पर होंगे। हर कोई सावधान रहें। इस सीलबंद क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा का एक निशान भी नहीं है, इसलिए यदि यह आवश्यक नहीं है तो सभी को सावधान रहना चाहिए और कुछ ट्रू एसेंस खपत को बचाना चाहिए। इस समय गायब होने वाली छाया जहरीली मगरमच्छ कबीले में एक अनुभवी विशेषज्ञ ने याद दिलाया। उन्होंने कई बार ऐसे दृश्य का सामना किया होगा। ध्यान आकर्षित न करने के लिए ये ज़िवेन ने ऑरा शील्ड भी पहन रखी थी। अचानक उसके कानों में सीटी बजने वाली दानव आभा बहुत छोटी हो गई। इस समय उसके पास पूरी मुहर को देखने का समय था। इस मुहर में यह एक विशाल अवरोधक की तरह था जो दसियों हजार मील या उससे भी अधिक के दायरे को कवर करता था। समय समय पर दैत्य आभा की गर्जना और पिटाई के साथ यह थोड़ा सा दिखा। यह बहुत पतला लग रहा था। अनगिनत वर्षों की टूट फूट के बाद यह मुहर भी ढीली पड़ने लगी थी। आमतौर पर सील राक्षस को मौत के घाट उतारने में सक्षम होगी। हालांकि इस दानव की जीवन शक्ति अपेक्षा से अधिक मजबूत थी। भले ही अवरोध ढीला होना शुरू हो गया था, फिर भी दानव जीवित था। इसके बजाय यह पहले की तुलना में एक और भी मजबूत राक्षसी आभा जारी कर रहा था। सील की तरफ ऊपर से नीचे तक एक बड़ी दरार एक विशाल पंजे से फटी हुई लग रही थी। अनगिनत दानव आभा उसमें से निकली, एक दानव की चीख की तरह सीटी बजाते हुए। द वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लैन की टीम केवल कुछ समय के लिए दरार के बाहर रही। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के नेतृत्व में वे दरार में घुस गए। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, उन्होंने महसूस किया कि उनके चेहरों पर भयानक शैतानी हवा चल रही है। मूल रूप से उन्होंने बाहर से राक्षसी हवा को महसूस किया था, लेकिन प्रवेश करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि बाहर की राक्षसी हवा बाहर की राक्षसी हवा की तुलना में फीकी पड़ गई। जी, हमारे पास बहुत मांस और खून आ रहा है। वहाँ जी, मुझे मांस और खून की गंध आ रही है। जैसे ही सभी ने प्रवेश किया, उन्हें तुरंत लगा कि सैकड़ों और हजारों राक्षस राक्षसी हवा में मिश्रित हैं। उनमें से लगभग सभी पारलौकिक क्षेत्र स्तर के राक्षस थे। इस समय उन्होंने इन लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों पर शक्तिशाली तरीके से आरोप लगाया। ये शैतान कितने सालों से इस सीलबंद जगह में फंसे हुए थे, इसका पता नहीं चल पाया था। यह एक ऐसी जगह थी जहां दिन का उजाला नहीं होता था। अब जब उन्होंने अचानक एक जीवित व्यक्ति को अंदर आते देखा तो उसके शरीर पर लहूलुहान रक्तसार तुरंत इन शैतानों का निशाना बन गया। मौत को प्रणाम, क्राउन प्रिंस मगरमच्छ ने ठंडेपन से सूंघा। उनकी नज़र में जानलेवा इरादे विस्मयकारी थे। अभी अभी वह जहरीले यंग मास्टर से पीड़ित हुआ। इस समय उनका हृदय क्रोध से जल रहा था। ये राक्षस उसके पास आए। उनके लिए यह अपना गुस्सा निकालने का सबसे अच्छा तरीका था। उसके हाथ में स्फटिक का एक लंबा भाला दिखाई दिया। यह क्रिस्टल लंबा भाला एक अकथनीय बैंगनी क्रिस्टल से बना था। अंधेरी जगह में भी यह एक विशाल प्रकाश के साथ खिल गया। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के चरित्र की तरह वह जहां भी जाता वहां प्रकाश का स्रोत होता, प्रकाश से खिलता। उनके हाथ में यह स्फटिक भाला सीधे आगे की ओर वार करता था। एक बहुत ही सरल गति ने सीधे विशाल आकाश को भेद दिया। दर्जनों दानव सेनापतियों ने सीटी बजाते हुए दानव हवा को तुरंत पंचर कर दिया। ये सभी उत्कृष्ट क्षेत्र स्तर के दानव सेनापति थे। उनमें से प्रत्येक बाहर एक बड़ी अशांति पैदा कर सकता है, लेकिन क्राउन प्रिंस मगरमच्छ के हाथों में वे एक भी झटका नहीं झेल सकते थे। तो ज़िवेन ने सीटी बजाते राक्षसों को नजरअंदाज कर दिया। उसने क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की दिशा में देखा। वह साधारण भाला था, लेकिन उसमें अतुलनीय शक्ति थी। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की ताकत औसत पारलौकिक क्षेत्र 8वें स्तर से कहीं अधिक मजबूत थी। ये सच्ची ताकत वाले थे। वे किसी भी समय पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर पर कदम रख सकते हैं। उनकी तुलना औसत पारलौकिक क्षेत्र 8वें स्तर से नहीं की जा सकती। यहाँ तक औसत उत्कृष्ट क्षेत्र 8वां स्तर भी उनके सामने उनका मुकाबला नहीं हो सकता है। मौजूदा ये ज़िवेन की तरह वह आसानी से ट्रांसेंडेंट रियल्म 7th लेवल के विशेषज्ञों का सिर काट सकता था। यहाँ तक ट्रांसेंडेंट रियल्म 7th लेवल पीक के विशेषज्ञों के पास भी उसके हाथों में वापस लड़ने की शक्ति नहीं थी। एक ही क्षेत्र में वे सभी एक ही क्षेत्र में अजेय राजाओं के रूप में माने जा सकते हैं, वास्तविक अजेय क्षेत्र। ये ज़िवेन ने इन लोगों की परवाह नहीं की। जिन लोगों की वह परवाह करता था वे थे ट्रांसेंडेंट रियल्म 8वें स्तर के 2 विशेषज्ञ और क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल। विशेष रूप से यह क्राउन प्रिंस मगरमच्छ निश्चित रूप से उस पर भारी प्रहार कर सकता था। पुची, ये ज़िवेन ने एक राक्षस को मार डाला जो उस पर एक थप्पड़ से झपटा। ये पारलौकिक क्षेत्र 2 स्तर और 3 स्तर के राक्षसों का उसके लिए कोई मुकाबला नहीं था। हालांकि ये ज़िवेन केवल ट्रांसेंडेंट रियल्म 4th लेवल पर था, लेकिन अगर उसके युद्ध कौशल को केवल उसके दायरे के आधार पर आंका गया तो उसे बहुत नुकसान होगा। ये सभी वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के कुलीन थे। उनमें से किसके पास तुरुप के पत्ते नहीं थे। जो राक्षस उन पर टूट पड़े उनका कोई मुकाबला नहीं था।
शैतानों के इस समूह को साफ करने के बाद ये जीवेन के पास सील के अंदर के पूरे दृश्य को देखने का समय था। यह बाहर के असीम समुद्र से अलग था। सील के अंदर एक असीम महाद्वीप था। एक नज़र में यह बताना कठिन था कि यह कितने हजार मील तक अस्तित्व में रहा था, और यह बताना कठिन था कि यह कितने वर्षों से अस्तित्व में था। पूरी जमीन में अचानक दरारें पड़ने लगीं, दरारें दिखने लगीं। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी आकृति उसमें से उठने वाली है। इसके तुरंत बाद एक काले रंग की आकृति ने तेजी से विशाल आकाश को भेद दिया, जो सीधे गायब होने वाले छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के समूह को पकड़ लेता है। भाड़ में जाओ। युवराज मगरमच्छ ने तो उसकी ओर देखा तक नहीं। वह सीधे दहाड़ा। उसके हाथ में क्रिस्टल भाला अचानक एक चौंकाने वाला भाला आभा बिखेरता है। बूम! बीच हवा से एक तेज आवाज आई। भाले की नोक और काली छाया मध्य हवा में भयंकर रूप से टकराई, जिससे एक भयानक राक्षसी हवा चली जो सभी दिशाओं में फैल गई। ये जीवेन और अन्य विशेषज्ञों ने भी इस भयानक शैतानी हवा का विरोध करने के लिए एक मोटा सुरक्षात्मक आभा आवरण तैयार किया। काली छाया को क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के स्फटिक भाले ने रोक लिया। तभी सभी ने स्पष्ट रूप से देखा कि यह एक विशाल भुजा थी। यह भुजा रोएदार थी, मोटे रस्सी जैसे बालों से भरी हुई थी। हर कोई हैरान रह गया। वहां वास्तव में एक भयानक राक्षस भूमिगत था। यह वास्तव में क्या था? इस विशाल दानव पंजे को रोकते हुए क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल का शरीर भी कुछ कदम पीछे हट गया। वह थोड़ा चौंक गया। वह अच्छी तरह जानता था कि उसका भाला कितना भयानक था। वह पीछे हट गया। यह राक्षस उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली था। इस समय जमीन में मौजूद दानव आखिरकार जमीन से उठकर बैठ गया। इस समय अंत में सभी ने इस दानव का असली चेहरा देखा। इस दानव की आकृति एक पहाड़ी के समान थी। उसका पूरा शरीर काला था, हरे रंग का चेहरा और नुकीले। इसकी आंखें लाल रंग की थीं। यह असामान्य रूप से भयानक था। उसके हाथ दो विशाल फ्यूटन की तरह थे, जो तेज हवा को हिला रहे थे। यह दैत्य कुल का एक विशालकाय दैत्य था। इस दानव की बुद्धि आमतौर पर अपेक्षाकृत कम थी। दानव डोमेन सेना में यह अक्सर मुख्य बल होता था। यह दानव कबीले के बीच एक अपेक्षाकृत सामान्य कबीला था। हालांकि इसकी तुलना 8 शाही कुलों से नहीं की जा सकती थी, लेकिन यह एक शक्तिशाली कबीला भी था। इस समय एक और युवा लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ सीधे बाहर निकल गया। यह 2 उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर के विशेषज्ञों में से एक था। ये जीवेन को भी अभी अभी दूसरों से पता चला कि युवा वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ का नाम ईजिंग था। वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले में वह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के बाद दूसरे शीर्ष विशेषज्ञों में से एक थे। लेकिन बाद में वह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के अधीन हो गया और क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के विशेषज्ञों में से एक बन गया। मेरी तलवार खाओ। ईजिंग के हाथ में एक खजाना तलवार थी जिससे चौंकाने वाली ताकत निकल रही थी। वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लैन में क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के बाद दूसरे स्थान पर उनके पास स्वाभाविक रूप से ये अधिमान्य उपचार थे। लंबी तलवार आकाश में चमक उठी। इसने विशाल आकाश में सीधे एक राक्षसी तलवार की छाया को गिरा दिया, जो विशाल राक्षस के शरीर पर गिर रही थी। डांग! तलवार की आभा दैत्य के शरीर पर कटी। अचानक दैत्य के शरीर पर धातु के टकराने की आवाज हुई, जिसके बारे में बोलते हुए इन विशाल राक्षसों से निपटना सबसे कठिन था, क्योंकि वे दानव डोमेन सेना में मुख्य बल थे। यदि यह उनकी मोटी चमड़ी और मांस के लिए नहीं होता तो उन्हें घायल करना बहुत मुश्किल था, उन्हें मारना तो दूर की बात है। वे डेमन डोमेन सेना में मुख्य बल नहीं बनेंगे। हालांकि इन दैत्यों की बुद्धि कम थी, लेकिन उनमें से प्रत्येक अत्यंत क्रूर और रक्तपिपासु था। वे भयानक थे और उनसे निपटना मुश्किल था। तलवार का यह प्रहार दैत्य दानव को घायल करने में असफल रहा। इसके बजाय इसने उस दैत्य को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया जो कई वर्षों से सो रहा था। गर्जना के साथ इसकी मोटी और लंबी भुजा ने अचानक काली बिजली की तरह ही जिंग को पकड़ लिया। कमीने, तुम मौत को दावत दे रहे हो। इस समय एक अन्य ट्रांसेंडेंट रियलम 8वें स्तर के समुद्री दानव कबीले विशेषज्ञ ने एक चाल चली। इस विशेषज्ञ का नाम यीशी था। ये जीवेन को खबर मिली कि यीशी और पहले वाले यीरुई भाई थे। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने काफी समय पहले उन्हें अपने वश में कर लिया था। इस समुद्री दानव कबीले के विशेषज्ञ ने चाल चलते ही एक मुक्का मार दिया। यह यीरुई की तरह ही मुट्ठी की तकनीक थी, लेकिन यह अधिक भयानक थी। यह भी कहा जा सकता है कि वे समान स्तर पर नहीं थे। मुट्ठी का दबाव एक पल में बह गया। चारों ओर अंतहीन राक्षस आभा तुरंत अवशोषित हो गई और नीचे गिर गई। यह निस्संदेह समुद्री कबीले और मानव कबीले के लिए एक असहनीय वातावरण था, लेकिन यह अर्ध दानव के लिए कुछ भी नहीं था। शायद उसके लिए, चाहे वह आध्यात्मिक क्यूई से भरे वातावरण में हो या राक्षसी क्यूई से भरे वातावरण में, इससे बहुत अधिक अंतर नहीं था। विशाल दानव अचानक चला गया, सीधे अपनी हथेली को यीशी की ओर मारते हुए यीशी की मुट्ठी से टकरा गया। बूम! एक और जोरदार धमाका हुआ। विशाल दानव कबीले की भयानक शक्ति का सामना करते हुए यीशी का प्रदर्शन युवराज की तुलना में बहुत खराब था।
रुकने से पहले उसे 1 दर्जन से अधिक मीटर तक सीधे उड़ा दिया गया। हालांकि ये ज़िवेन को पता था कि यह उसकी असली ताकत का प्रतिबिंब नहीं हो सकता है। विशाल दानव कबीले की भयानक शक्ति का सामना करते हुए अकेले ताकत के मामले में उसकी तुलना विशालकाय अजगर से भी की जा सकती है। विशाल दानव के साथ आमने सामने लड़ना निस्संदेह बहुत नुकसानदेह था। यहाँ तक ये ज़िवेन भी इस समय विशाल राक्षस की ताकत से सीधे लड़ना नहीं चाहेगी। इसके तुरंत बाद क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल का हमला पल भर में फिर से आ गया। लंबा भाला अजगर की तरह विशाल आकाश को भेद गया और तुरंत विशाल दानव के शरीर में घुस गया। हालांकि यह केवल विशाल राक्षस की मांसपेशियों में भाले को छेद सकता था। यह और आगे नहीं जा सका। यह ऐसा था जैसे विशाल दानव की त्वचा एक पल में सोने के लोहे में बदल गई हो। हालांकि भाले का सिरा छेदा गया था, यह एक पहाड़ी के आकार के विशाल दानव के लिए सुई चुभाने के समान था। हालांकि तीव्र दर्द ने तुरंत पूरे ट्रोल को पागल कर दिया। इसकी प्रचंड गर्जना ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। उसी क्षण अन्य राक्षसों की गर्जना चारों ओर गूंज उठी। एक के बाद एक पारलौकिक क्षेत्र के राक्षस राक्षसी हवा पर सवार हुए और भीड़ की ओर बढ़ने लगे। वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के पास क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल तिकड़ी का समर्थन करने का समय नहीं था। हालांकि ये राक्षस बहुत शक्तिशाली नहीं थे, अगर वे सावधान नहीं होते तो वे मौके पर ही टुकड़े टुकड़े हो जाते। ये ज़िवेन का शरीर भी एक पल में 1 दर्जन राक्षसों से घिर गया था, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उनकी निगाहें क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल पर टिकी थीं। ये ज़िवेन अपने दिल में गणना कर रहा था, हो सके तो वह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को एक निर्मम झटका देते और उसे यहीं दफना देते। यदि यह विचार दूसरों को पता होता तो यह एक चौंकाने वाला मूल्यांकन होता। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल किसी भी तरह से एक साधारण ट्रांसेंडेंट रियलम 8वें स्तर का विशेषज्ञ नहीं था। यहाँ तक उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर के विशेषज्ञ के लिए भी उनसे निपटना मुश्किल होगा। वे ऐसे लोगों का समूह थे जो किसी भी समय पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर में प्रवेश कर सकते थे। यहाँ तक औसत पारलौकिक क्षेत्र 8वें स्तर के विशेषज्ञ ने भी ऐसा विचार करने का साहस नहीं किया। अगर वे सावधान नहीं होते तो वे क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के पलटवार से मौके पर ही मारे जा सकते थे। हालांकि ये ज़िवेन स्वाभाविक रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं थी। उसे पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। उसके पास दानव पंख थे, इसलिए वह एक महत्वपूर्ण क्षण में क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को घातक झटका देने के लिए आश्वस्त था। हालांकि इस समय वह केवल इस पर ध्यान दे सकता था। इन लोगों के चारों ओर अधिक से अधिक राक्षस प्रकट हुए। ऐसा लग रहा था कि वे सभी विशाल दानव द्वारा बुलाए गए हैं। दैत्य पास के क्षेत्र का राजा था। यह बहुत परेशानी भरा था। उत्कर्ष क्षेत्र विशेषज्ञ बाहरी दुनिया में दुर्लभ थे। यहाँ वे गोभी की तरह थे, लगातार उभर रहे थे। यह सीलबंद स्थल कितने वर्षों से बना हुआ था यह कोई नहीं जानता था। यह बाहरी दुनिया से परेशान नहीं था। ये पारलौकिक क्षेत्र स्तर के राक्षस हजारों की संख्या में सीलबंद स्थल में बिखरे हुए थे। यदि राक्षस पारलौकिक क्षेत्र स्तर से नीचे थे तो वे जल्द ही अन्य राक्षसों द्वारा खाए जाएंगे और फिर अपनी शक्ति में परिवर्तित हो जाएंगे। इन राक्षसों ने अपने हमवतन की परवाह नहीं की। उनके लिए वे लंबे समय से अपनी तर्कसंगतता खो चुके थे। वे हर समय इस अंधेरी जगह में बंद रहते थे। दानव क्षेत्र में दानव कबीले की तुलना में ये राक्षस अधिक क्रूर और रक्तपिपासु थे। वे असली बड़े राक्षस थे। भाड़ में जाओ, क्राउन प्रिंस मगरमच्छ ने उपहास किया। उसके हाथ में स्फटिक भाला तुरंत विशाल आकाश को भेद गया और फिर से विशाल दानव पर विस्फोट कर दिया। लेकिन यह दैत्य के शरीर में केवल एक छोटा सा छेद ही कर सकता था। दैत्य दानव से निपटने का अब भी कोई उपाय नहीं था। दैत्य ने इस छोटे से घाव की जरा भी परवाह नहीं की। वह सीधे क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की ओर बढ़ा। विशाल भुजा पर्वत श्रृंखला की तरह कुचल गई। हथेली एक विशाल फ्यूटन की तरह थी जो सीधे नीचे की ओर धंस रही थी। उसका हाथ अंतहीन राक्षसी आभा में लिपटा हुआ था, मानो वह आकाश को तोड़ देना चाहता था। बूम! विशाल दानव हथेली ने क्राउन प्रिंस मगरमच्छ के शरीर पर थप्पड़ मारा और सीधे क्राउन प्रिंस मगरमच्छ को थप्पड़ मार दिया। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल का शरीर तुरंत एक्वा ब्लू लाइट से चमक उठा। किसी को नहीं पता था कि उसके शरीर पर कितने जल विशेषता वाले मार्शल उपकरण एक बार में सक्रिय हो गए थे, उसकी रक्षा कर रहे थे। उसके सामने विशाल दानव से निपटना बहुत कठिन था। उन्होंने इस विशाल राक्षस की उत्पत्ति को भी पहचाना। आखिरकार वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीला फले फूले बादल सागर क्षेत्र के 3 अधिपतियों में से एक था। इसकी गहरी नींव और एक लंबा इतिहास था। कबीले ने कितनी पीढ़ियों का अनुभव किया था यह कोई नहीं जानता था। उन्होंने प्राचीन बैरेंस महाद्वीप और दानव क्षेत्र के बीच युद्ध का भी अनुभव किया। उन्होंने बहुत सारी जानकारी भी संरक्षित की। वे इस दैत्य से अपरिचित नहीं थे। वे इस दैत्य के गुणों को भी जानते थे। लेकिन विवरण जानना एक बात थी, विशाल राक्षस से लड़ने के लिए यह एक और था। प्राचीन पुस्तकों में केवल यह लिखा गया था कि दैत्य बहुत शक्तिशाली था, लेकिन दैत्य की इतनी ताकत का कोई रिकॉर्ड नहीं था।
यह एक ऐसी ताकत थी जो पहाड़ों और नदियों को उखाड़ सकती थी। द वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीला निश्चित रूप से समुद्री कुलों के बीच एक शक्तिशाली कबीला था। विशाल कछुआ जैसे कुछ कुलों को छोड़कर वे बहुत शक्तिशाली माने जाते थे। हालांकि इन विशाल राक्षसों की तुलना में यह बहुत ही अपर्याप्त था। ताकत की आमने सामने की प्रतियोगिता में वह पूरी तरह से नुकसान में था। वह काफी नुकसान में था, लेकिन उसके पास इससे निपटने का कोई तरीका नहीं था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अगर शुद्ध शक्ति को अनगिनत बार बढ़ाया जाए तो उसमें इतनी भयानक शक्ति होगी। यह दैत्य बहुत तेज नहीं था, उनकी मार्शल आर्ट बहुत मजबूत नहीं थी और उनका आईक्यू और भी कम था। ऐसा व्यक्ति केवल एक हथियार के रूप में दुश्मन की रेखाओं को तोड़ने के लिए उपयुक्त था। प्रारंभ में क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल क्लान अभी भी कुछ हद तक बर्खास्त था। आखिरकार उस कबीले के लिए डरने की कोई बात नहीं थी जिसे केवल दूसरों द्वारा संचालित किया जा सकता था। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जब यह वास्तव में भयानक था तो विशालकाय राक्षस इतना भयानक होगा। जब शुद्ध शक्ति का अत्यधिक प्रयोग किया जाता था तो उसमें इतनी भयानक शक्ति भी हो सकती थी। इस समय ई जिंग और यीशी भी एक साथ दौड़े क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को इस विशाल दानव को मजबूती से पकड़ने में मदद की। इस समय उन्होंने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने विशाल दानव के शरीर पर बमबारी करते हुए अपने सभी ट्रम्प कार्ड का भी इस्तेमाल किया। इस समय उग्र दैत्य दानव ने अपनी विशाल भुजाओं को आकाश में लहराया। हालांकि आंदोलन की गति तेज नहीं लगती थी, लेकिन भयानक शक्ति के साथ इसने हवा में एक गुरुत्वाकर्षण त्वरण का गठन किया। यह एक झटके में धराशायी हो गया। यह बिजली की तरह तेज था, लोगों को डराता था। इस समय क्राउन प्रिंस मगरमच्छ, जो दूर नहीं था, अचानक फिर से दौड़ा। वह सिर्फ चिल्लाया, हर कोई सावधान रहें, इस विशाल दानव की ताकत बहुत भयानक है। सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसे घेर लें और धीरे धीरे उसे मौत के घाट उतार दें। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के बोलने के बाद उन्हें बहुत दुख हुआ। वह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल थे, उसे इतना दुख कब हुआ? उसने दूसरों के साथ सीधे लड़ने की हिम्मत कब नहीं की? केवल दूसरे ही उससे डरते थे। उसने कभी दूसरों के साथ इतना दुखी व्यवहार नहीं किया था। लेकिन इस समय उनके युद्ध के अनुभव ने उन्हें बताया कि अगर वह मौत के घाट नहीं उतरना चाहते तो उन्हें इस राक्षस के साथ ताकत का मुकाबला नहीं करना चाहिए। यह लागत प्रभावी बिल्कुल नहीं था। येज़िवेन विशाल राक्षस को इन 3 लोगों द्वारा घेरते हुए देखती रही। हालांकि ऐसा लग रहा था कि तीनों लोग थोड़े दुखी थे। वह जानता था कि इस विशालकाय राक्षस की हार केवल कुछ समय की बात थी। इस विशाल दानव के पास क्राउन प्रिंस मगरमच्छ और अन्य लोगों को मारने की पूरी जबरदस्त शक्ति नहीं थी। वह केवल उस ताकत पर भरोसा करता था जिस पर उसे गर्व था। हालांकि अगर क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल और अन्य लोगों ने उसका मुकाबला नहीं किया तो जिस ताकत पर उसे गर्व था वह मजाक बन जाएगी। हालांकि यह समय की बात थी। यह एक लंबे समय का प्रतिनिधित्व करता है और यह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल शायद इतने लंबे समय तक इंतजार करने में सक्षम नहीं होगा। सील किए गए इस इलाके में सभी ने रफ्तार का पीछा किया। केवल दूसरों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ने से ही वे सभी स्वर्गीय खजानों को इकट्ठा करने में सक्षम होंगे। इसलिए क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकता था। उन्हें अपनी अनूठी तकनीक का इस्तेमाल करना था। यदि यह येज़िवेन होता तो वह केवल इस विधि का उपयोग कर सकता था। कोई भी पहलू यदि उसे चरम सीमा तक लगाया जा सकता है तो उसमें अभूतपूर्व शक्ति हो सकती है। पफ पफ पफ, येज़िवेन की हथेली ने ताड़ का ब्लेड बनाया। उसने तुरंत कई राक्षसों को मार डाला जो उस पर टूट पड़े। उनकी हरकतें आसान और मुक्त थीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। इस समय येज़िवेन के बगल में लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों ने संतोष के साथ सिर हिलाया जब उन्होंने देखा कि येज़िवेन कितना आराम कर रहा था। शुरू में तो वे थोड़े चकित हुए। येज़िवेन एक उत्कृष्ट दायरे का चौथा स्तर सीलबंद जगह जैसी खतरनाक जगह में प्रवेश करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? कैस डेमन सी में भी सीलबंद साइट का जिक्र नहीं है। ट्रांसेंडेंट रियल्म 4th लेवल एक बहुत ही खतरनाक ताकत थी। एक बार अत्याचारी समुद्री दानव कुलों या समुद्री कबीले के विशेषज्ञों का सामना करने के बाद यह एक मृतंत होगा। लेकिन अब येज़िवेन के प्रदर्शन ने उनके संदेह को पूरी तरह से दूर कर दिया। दरअसल कुछ लोगों की ताकत को दायरे से नहीं आंका जा सकता था। इस समय येज़िवेन पर झपटने वाले राक्षस ट्रांसेंडेंट रियल्म 2nd लेवल और यहां तक 3rd लेवल भी थे। यहां तक ट्रांसेंडेंट रियल्म 4th लेवल के राक्षस दुर्लभ थे। अधिकांश शक्तिशाली राक्षसों को अन्य वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों द्वारा रोका गया था। हालांकि फिर भी येज़िवेन का प्रदर्शन बिल्कुल चौंकाने वाला था। जैसा कि कहा जाता है, यदि किसी के पास क्षमता नहीं है तो वह कैस दानव सागर में संभवतः कैसे जीवित रह सकता है? येज़िवेन ने दूसरों की हैरान कर देने वाली निगाहों को नजरअंदाज कर दिया। वैसे भी उन्होंने लंबे समय तक गायब छाया जहरीली मगरमच्छ कबीले में रहने की योजना नहीं बनाई थी। वह सिर्फ क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की लड़ाई पर ध्यान देता रहा। लेकिन यह स्पष्ट नहीं था क्योंकि सभी एक जैसे थे।
सभी जानते थे कि उनकी लड़ाई महत्वहीन थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग मारे गए, इसका युद्ध पर वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की लड़ाई ने वास्तव में पूरी लड़ाई को प्रभावित किया। अगर क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल जीत जाते तो साथ ही वे भी बच जाते। जब क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल आज़ाद होता तो सारी समस्याएं मौजूद नहीं होती। लेकिन इसी तरह अगर क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल फेल हो गए तो वे दुष्ट होंगे। आकाश में सैकड़ों राक्षसों ने सभी को मजबूती से घेर लिया। बिना बेफान के वे नहीं बच सकते थे। इस समय किसी भी स्थिति में वे केवल यह आशा कर सकते थे कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल और अन्य लोग इस विशाल दानव को पूरी तरह से हरा सकते हैं या मार भी सकते हैं। तभी उन्हें बचाया जा सकता था और वे जीवित रह सकते थे। इसलिए येज़िवेन की हरकतें अजीब नहीं लगीं। बेशक उनके विपरीत येज़िवेन को उम्मीद थी कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल और अन्य लोग मौके पर ही मर जाएंगे। जहां तक सवाल था कि वे बच सकते हैं या नहीं, येज़िवेन के लिए कोई समस्या नहीं थी, जिसके पास दानव पंख थे। कानून घोषणा पत्र के विशेषज्ञों के लिए येज़िवेन को पकड़ना आसान नहीं था। इन उत्कृष्ट क्षेत्र स्तर के राक्षसों की तो बात ही छोड़ दें। वे येज़िवेन को बिल्कुल भी नहीं रोक सके। जल्दी करो और उसे मार डालो, हम इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकते, क्राउन प्रिंस मगरमच्छ ने ठंडेपन से कहा। इस समय ई जिंग और ये शी दोनों ने एक के बाद एक सिर हिलाया। वे वास्तव में देरी नहीं कर सकते थे। यदि वे देर से आते तो जब तक वे पहुंचते तब तक कुछ ही बचता। यह सोचकर वे तीनों भयंकर दिखने लगे, विशेषकर युवराज मगरमच्छ। इस विशाल दानव की ओर बढ़ते हुए उसके पैरों के नीचे अचानक राक्षसी लहरें उठीं। उसकी आकृति पानी के सांप की तरह इन लहरों में छिपी थी, पल भर में दुबक गई। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के नियंत्रण में अंतहीन लहरें एक पहाड़ी की तरह आकाशभक्षी मगरमच्छ में घनीभूत हो गईं। यह विशाल दानव से कम नहीं था। बूम! आकाश को भस्म करने वाला मगरमच्छ सीधे दैत्य से टकरा गया। यह दो पहाड़ियों के टकराने और सीधे जमीन पर गिरने जैसा था। धुआं और धूल का बादल छतता हुआ पृथ्वी कांप उठी। ये दो विशाल शातिर जानवर मिथकों और किंवदंतियों में दिग्गजों की तरह टकराए और जमकर लड़े। बूम बूम बूम! प्रत्येक मुट्ठी विशाल दानव के मांस पर लगी। हर टक्कर मामूली अवसरवाद के बिना सबसे सीधी शारीरिक टक्कर थी। दैत्य का रक्त जागृत हो उठा, किंतु यह आकाशभक्षी मगरमच्छ और भी निर्भय था क्योंकि उस पर युवराज का नियंत्रण था। इसकी परवाह नहीं थी। अपने निडर स्वभाव के साथ इसने रक्त से टपकते हुए विशाल दानव के शरीर पर सीधे एक बड़ा घाव कर दिया। गर्जन! अंत में विशाल दानव अंत में दर्द सहन नहीं कर सका। इसने आसमान की तरफ देखा और दहाड़ा। उसके पूरे शरीर पर राक्षसी आभा एक ही बार में टकरा गई। एक भूसा आकाश और पृथ्वी के माध्यम से छेदा गया, सीधे आकाशभक्षी मगरमच्छ के शरीर पर जा लगा। जल तरंगों से बना शरीर इस प्रहार को तनिक भी न रोक सका। इसके जरिए सीधे ब्लास्ट किया गया। आकाश को भक्षण करने वाला मगरमच्छ अभी भी हमला करना चाहता था, लेकिन उसे सीधे विशाल दानव के बड़े हाथ ने पकड़ लिया। फिर उसने आकाश को निगलने वाले मगरमच्छ को दो हिस्सों में फाड़ दिया और जलवाष्प में फट गया। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की इससे जुड़ी आत्मा भी पल भर में चूर चूर हो गई। इसे अब संघनित नहीं किया जा सकता था। इतने बड़े शातिर जानवर को इस स्थान पर संघनित करने के लिए उपभोग की कल्पना की जा सकती थी। हालांकि युवराज ने परवाह नहीं की क्योंकि वह जो अवसर चाहता था वह आ गया था। उसने अपना लंबा भाला तुरंत लॉन्च किया। जल्दी जल्दी जल्दी! उसके हाथ में लंबा भाला एक पल में विशाल आकाश के माध्यम से कट गया, जैसे कि क्रिस्टल ड्रैगन सब कुछ छेद कर रहा हो। उनके हमले की गति बहुत तेज थी, सीधे आकाश में एक विशाल अनुगामी छवि खींच रही थी। दूर से देखने पर लंबे भाले का एक सिरा अभी भी उसके हाथ में था, लेकिन दूसरा सिरा दैत्य के सामने पहले ही फूट चुका था। जैसे ही भाले की नोक ट्रोल के शरीर में घुसने वाली थी, भाले की नोक अचानक से घूमने लगी। आसपास की राक्षसी ऊर्जा को चूसा जाने लगा, जिससे एक विशाल सर्पिल ड्रिल बन गई जो सीधे ट्रोल के शरीर में घुस गई। बूम! हालांकि दैत्य की ताकत अद्वितीय थी, लेकिन उसकी गति बहुत अधिक नहीं थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उस पर घात लगाकर हमला किया गया था, इसलिए उसके पास प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। वह केवल भाले की नोक के रूप में देख सकता था जो अंतहीन राक्षसी ऊर्जा से भरा हुआ था, सीधे उसकी छाती में धंस गया। जैसे ही उसका मांस और खून गड़बड़ हो गया, उसकी छाती एक पल में फट गई। लंबे भाले ने सीधे उसके शरीर में एक बड़ा छेद कर दिया था। इस बार यह पहले से अलग था। वह बुरी तरह जख्मी हो गया था। विशाल दानव दर्द में था। उसके बड़े हाथ फ्यूटन की तरह हवा में क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल पर सीधे थप्पड़ मार रहे थे। यह तेज और अत्यावश्यक था। क्राउन प्रिंस मगरमच्छ गाद से पकड़ा गया था और सीधे मारा गया था। उसका शरीर सीधे उड़ गया। उनके शरीर पर लगभग तुरंत ही एक पानी नीला सुरक्षा कवच खड़ा कर दिया गया था। येज़िवेन की आंखों ने क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को कभी नहीं छोड़ा। हालांकि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को सीधे थप्पड़ मार दिया गया था, वह देख सकता था कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल थोड़ा शर्मिंदा था, लेकिन उसे बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ।
यद्यपि दैत्य बलवान था, उसमें एक घातक दोष था, यह पूर्ण दमन नहीं बना सका। अगर यह येज़िवेन होता तो अपनी गति और ताकत के साथ क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल बिल्कुल भी नहीं बच सकता था। इस समय यीशी और यीजिंग, जो लंबे समय से किनारे पर इंतजार कर रहे थे, तुरंत विशाल दानव पर झपट पड़े। तेज रोशनी से कृपाण और तलवार फट गई। वे सीधे विशाल दानव के शरीर पर गिरे, जिससे घातक बड़े छेद पर एक और बड़ा घाव हो गया। बूम! विशाल दानव का विशाल शरीर सीधे जमीन पर गिर गया, जिससे पृथ्वी कांपने लगी और पहाड़ कांपने लगे। जानवर, भाड़ में जाओ। इस समय क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल का हमला काफी पीछे चल रहा था। क्रिस्टल लंबे भाले ने आकाश में एक शानदार क्रिस्टल चमक खींची, जो बड़ा और बड़ा होता गया। भाला सीधे विशाल दानव के घाव में जा लगा। बूम! विशाल दानव चिल्लाया और बिना किसी प्रतिरोध के सीधे जमीन पर पटक दिया गया। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के हाथ में क्रिस्टल के लंबे भाले से उनका पूरा दिल कील से ठोंक दिया गया था। ज्वालामुखी विस्फोट की तरह रक्त फूट पड़ा। वह केवल यह महसूस कर सकता था कि उसकी जीवन शक्ति खतरनाक दर से लुप्त होती जा रही है। 2 बार संघर्ष करने के बाद उसके पास क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के क्रिस्टल लंबे भाले से मुक्त होने की ताकत नहीं थी। अंत में वह नफरत के साथ लंबे भाले के नीचे ही मर सकता था। इस विशालकाय दानव को खोने के बाद क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल और अन्य लोगों ने सीधे राक्षसों का वध कर दिया। ये राक्षस उनके विरोधी बिल्कुल नहीं थे। थोड़ी ही देर में उनका वध कर दिया गया। बस इतना था कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल इस वक्त काफी शर्मिंदा नजर आ रहे थे। हालांकि यह दैत्य उसका विरोधी नहीं था, लेकिन इसने उसे बहुत शर्मिंदा किया। इस भावना ने उसे इतना उदास कर दिया कि वह खून की उल्टी करना चाहता था। हालांकि वे शैतान लहरों की तरह थे, जिन्हें मारा या भगाया नहीं जा सकता था। एक बार फिर वे मारने के लिए झपट पड़े। इसके अलावा कई शक्तिशाली राक्षस दूर से आ रहे थे। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल एक पल के लिए झिझका। वह शुरू में विशाल दानव की लाश को इकट्ठा करना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपने दांत पीसकर बोला, चलो चलें। वे यहाँ जरा भी देर नहीं कर सकते थे, अन्यथा वे इन अंतहीन राक्षसों द्वारा खाए जा सकते हैं। इतने सारे राक्षसों को पालने के लिए उन्हें यहाँ आए हुए कितने साल हो गए, यह कोई नहीं जानता था। वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों ने युवराज का पीछा किया और इस जगह को छोड़ दिया। हालांकि पूरे युद्ध के मैदान को साफ करने का समय नहीं था, लेकिन इस समय कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यदि वे अभी नहीं जाते तो वे इन राक्षसों से उलझ जाते। इन लोगों में येज़िवेन, जिसने अपनी आभा को एकाग्र किया, बिल्कुल भी अदृश्य था। वह चुपचाप टीम के पीछे पड़ गया और जल्दी से मुख्य बल के साथ एक बड़ा अंतर खोल दिया। जब वह लुप्त होती छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों को नहीं देख सका, तो येज़िवेन पीछे मुड़ा और विशाल दानव की लाश को त्यानयुवान मिर में धकेल दिया। यह कोई साधारण राक्षस नहीं था। यह एक अजेय पारलौकिक क्षेत्र 8वें स्तर का विशाल दानव था। यह शारीरिक शक्ति से गढ़ा गया एक विशाल दानव था। इसका रक्तसार अकल्पनीय था। क्या येज़िवेन थोड़े समय में पारलौकिक क्षेत्र 5वें स्तर में प्रवेश कर सकता है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह रक्तसार को अवशोषित कर सकता है या नहीं। अब टॉप 100 का मुकाबला काफी करीब था। उसके पास और अधिक सफलताएं बनाने के लिए अधिक समय नहीं था। उसे जल्द से जल्द तोड़ देना चाहिए। क्राउन प्रिंस मगरमच्छ के हमले को अपनी आंखों से देखकर उन्हें पिछली बार की तुलना में एक अलग एहसास हुआ। पिछली बार उन्हें ही लगा था कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल मजबूत है। उस समय उनके और क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के बीच ताकत का अंतर बहुत दूर था। वह केवल स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि क्राउन प्रिंस मगरमच्छ मजबूत था, लेकिन अब यह अलग था। उनके और क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के बीच की खाई लगातार कम होती जा रही थी। इस मामले में वह देख सकता था कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की ताकत उसके द्वारा शुरू में सोची गई ताकत से कहीं अधिक मजबूत थी। हालांकि उसे अभी भी विश्वास था कि अगर वह बचना चाहता है तो वह क्राउन प्रिंस मगरमच्छ के हाथों से बच सकता है। क्राउन प्रिंस मगरमच्छ को सिर पर हराना असंभव था। जब वह ट्रांसेंडेंट दायरे के 5वें स्तर में प्रवेश करेगा तभी आशा होगी। इन राक्षसों के रक्तसार को अवशोषित करना सबसे अच्छा तरीका था। केवल अपने स्वयं के उपयोग के लिए इन रक्तसारों को परिष्कृत करके ही वह तेजी से प्रगति कर सकता था। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल द्वारा इस विशालकाय दानव को मारने से उन्हें लाभ हुआ। यदि वह इसे स्वयं करता तो इस स्तर के राक्षस का शिकार करना असंभव था। अकेले इस विशाल दानव का रक्तसार दर्जनों या सैकड़ों अन्य पारलौकिक क्षेत्र 7वें स्तर के राक्षसों के बराबर था। यह अब मात्रात्मक परिवर्तन नहीं था, बल्कि गुणात्मक परिवर्तन था। हालांकि जब उसने लाश को त्यानयुवान मिर में डाला तो अनगिनत राक्षसों ने उसे पहले ही घेर लिया था। लुप्त होती छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ तेजी से चले और घिरे नहीं थे। हालांकि वापस लौटने वाले येज़िवेन को घेर लिया गया था। येज़िवेन ने पहले ही इसकी उम्मीद कर ली थी। हालांकि उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर के विशाल राक्षस का रक्तसार उसके लिए बहुत आकर्षक था। यह उसे कई वर्षों की कठिन साधना से बचा सकता था। अतः वह निहसंकोच लौट आया।
हालांकि ये राक्षस कोई बड़ी समस्या नहीं थे। वास्तविक डरावनी दूरी में कई ट्रांसेंडेंट रियल 8वें स्तर के राक्षसों की दहाड़ थी। ये सबसे डरावनी चीजें थीं। ये शिवेन, तुम्हें यहाँ लंबे समय तक नहीं रुकना चाहिए। ये मो ने याद दिलाया, यहाँ न केवल पारलौकिक क्षेत्र 8वें स्तर के राक्षस हैं, बल्कि कई पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर के राक्षस भी हैं। यदि आप जल्द से जल्द नहीं छोड़ते हैं तो आप इन राक्षसों को जल्द या बाद में सचेत करेंगे। ये शिवेन ने जल्दी से सिर हिलाया। उन्हें ये मो के फैसले के बारे में कोई संदेह नहीं था। दानव आभा संवेदनशीलता के संदर्भ में वह ये मो से बहुत हीन था। हालांकि उसने 9वें स्तर के उत्कृष्ट दायरे के राक्षस के अस्तित्व की खोज नहीं की थी, क्योंकि ये मो ने ऐसा कहा था, इसका अस्तित्व होना चाहिए। ये शिवेन जरा भी नहीं हिचके। उसकी पीठ पर टेम्पेस्ट के पंख तुरंत खुल गए। वह बिजली के एक गोले में बदल गया और सीधे उन शैतानों के बीच से निकल गया। उन शैतानों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन टेम्पेस्ट के पंखों की शक्ति से उन पर बमबारी की गई। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल जैसे पात्रों के लिए हवा और गरज की शक्ति एक घातक खतरा नहीं हो सकती है। हालांकि यह इन पारलौकिक क्षेत्र द्वितीय स्तर और द्वितीय स्तर के राक्षसों से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक था। ये जिवेन ने अपनी पूरी ताकत से अपने तूफान के पंखों को फड़फड़ाया और बिजली के एक गोले में बदल गया। उसने सीधे शैतानों की सेना में एक बड़ा छेद किया और बिना किसी निशान के भाग निकला। उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर के राक्षसों ने ये जिवेन का पीछा किया। जब वे ये शिवेन को पकड़ने में असफल रहे तो वे आसमान की ओर गुस्से से दहाड़े। किसी तरह वे आपस में लड़ने लगे। त्रासदी की डिग्री मनुष्यों और राक्षसों के बीच युद्ध से कम नहीं थी। दानव क्षेत्र में दानव समूह अपेक्षाकृत बुद्धिमान और अनुशासित थे। हालांकि मोहरबंद जगह में राक्षस कुलों के पास ये नहीं थे। वे जानवरों की तरह अधिक थे। यह ऐसा था जैसे कोई व्यक्ति किसी शहर में पला बड़ा हो तो वह बड़ा होकर एक सामान्य व्यक्ति होगा। हालांकि यदि वह एक आदिम जंगल में पला बड़ा तो वह बड़ा होने के बाद केवल एक टार्जन होगा।